हाँ जी। तो पिछले में हम मराठे पढ़ रहे थे, हम तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव के बारे में पढ़ रहे थे, जिनको कि नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। 1750 में संगोला की संधि होती है पेशवा बालाजी बाजीराव और छत्रपति राजाराम सेकंड के बीच में, और इस संधि द्वारा पेशवा का पद हेरेडिटरी कर दिया गया। छत्रपति के सारे राइट्स पेशवा को दे दिए गए। पहले जो मराठों की शक्ति का केंद्र, सेंटर ऑफ पावर, जो आपके सतारा हुआ करता था, क्योंकि छत्रपति वहां बैठता था, पर अब जब सारे अधिकार पेशवा के पास आ गए तो पूना कर दिया गया। एक मराठा कन्फेडरेशन बना, मराठा संघ बना, जिसका अध्यक्ष पेशवा था, जिसमें ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले और बड़ौदा के गायकवाड़ भी शामिल थे। इस समय मराठे बंगाल पर अटैक करते हैं और अली वर्दी खान को हराकर उसे उड़ीसा छीन लेते हैं। मराठा शक्ति इतनी बढ़ गई थी अब कि वो पंजाब और मुल्तान तक जाकर चोट वसूल कर रहे थे। मुगल बादशाह से रक्षा के बदले में 50 लाख रुपए ले रहे थे वो लोग। जब ये सब हुआ तो हिंदू पद पादशाही की जो अवधारणा थी उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा कि जब आप पंजाब और मुल्तान तक गए तो बीच में राजस्थान, यूपी, एमपी सबको लूटा। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। अहमद शाह अब्दाली अफगानों का राजा था, जो यहाँ के अफगानों द्वारा बुलाया गया, और मराठे चूंकि मुगलों को सुरक्षा का वचन दे चुके थे इसलिए मराठे गए। 14 जनवरी 1761 को मराठों के औपचारिक सेनापति विश्वास राव थे और उनके वास्तविक सेनापति सदाशिवराव बहु थे। उनका जो तोपखाने का प्रमुख था वो इब्राहिम खान गारदी था। मराठों की इस युद्ध में निर्णायक हार हुई। इस हार के समाचार सुनकर पेशवा की भी मृत्यु हो गई। माधवराव अगले पेशवा बने, लेकिन जल्दी उन्होंने मराठा शक्ति को पुनर्संगठित किया। हैदराबाद के निजाम को हराया, हैदर अली को हरा कर आते हैं, गुजरात मालवा से वापस चौथ लेना शुरू करते हैं। इवन शाह आलम सेकंड जो अंग्रेजों की पेंशन लेकर इलाहाबाद में बैठा हुआ था, उसको 1772 में महादजी सिंधिया दिल्ली छोड़कर आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य मराठों का पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक बार फिर 1772 में युवा पेशवा की मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार ग्रांट डफ कहते हैं कि मराठों को जितना नुकसान पानीपत के तीसरे युद्ध में नहीं हुआ था, उससे अधिक नुकसान इस युवा पेशवा की मृत्यु से हो गया था। पेशवा का छोटा भाई नारायण राव नया पेशवा बनाया गया, जिसका उसके चाचा रघुनाथ राव या राघोबा द्वारा विरोध किया गया तथा राघोबा ने उसको मार दिया। नारायण राव की रानी गर्भवती थी। उसके जन्म लेते ही उसके शिशु माधव नारायण राव को नया पेशवा घोषित कर दिया गया। बार भाई परिषद शासन संचालन के लिए बनाई गई, जिसमें महादजी सिंधिया और नानाजी फडणवीस मुख्य सदस्य थे। राघोबा बॉम्बे चले गए। यहां से प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध शुरू होता है, जब राघोबा बॉम्बे के अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि कर लेते हैं। बॉम्बे वाले अंग्रेजों ने कहते हैं कि हम आपको पेशवा बना देंगे, इसके लिए आपको 2500 सैनिकों की सहायता देंगे, आप हमें पेशवा बनने के बाद साल सेठ, वसीन और थाना दे देना। इधर पेशवा माधव नारायण राव की तरफ से नानाजी फडणवीस बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ समझौता करते हैं, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। परंतु पुरंदर की संधि लागू नहीं हुई तथा सूरत की संधि के तहत अंग्रेजों ने, बॉम्बे वाले अंग्रेजों ने राघोबा को सहायता दी और बड़गांव के युद्ध में अंग्रेजों को मराठों से अपमानजनक हार झेलनी पड़ी तथा अपमानजनक बड़गांव की संधि करनी पड़ी, पर फिर भी युद्ध जारी रहा। फाइनली सालबाई की संधि के साथ 1782 में युद्ध समाप्त किया गया महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से, और कहा गया कि पेशवा माधव नारायण राव भी रहेंगे, राघोबा को पेंशन दे दी जाए और अंग्रेजों को साल सेठ और एलिफेंटा दे दिया जाए। 1795 में पेशवा सुसाइड कर लेता है। उसी साल महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है। उसके 5 साल बाद 1800 में नानाजी फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। मराठों की टॉप लीडरशिप अचानक एक साथ बिखर गई थी। बाजीराव सेकंड पेशवा बनाए गए, राघोबा के बेटे थे, अयोग्य व्यक्ति था। इस समय सिंधिया और होलकर पुनः पर अधिकार करना चाहते हैं। सिंधिया पेशवा के साथ मिलकर होलकर के भाई बिट्टू जी को मार देता है। होलकर पुनः पर अटैक करता है और विनायक राव को नया पेशवा घोषित कर देता है। बाजीराव सेकंड भागकर बॉम्बे चला गया और बॉम्बे में अंग्रेजों के साथ में उसने बसीन की संधि कर ली। विदेशी और सुरक्षा के मामले अंग्रेजों को दे दिए गए। अंग्रेजों की सेना पूना में तैनात कर दी गई, एक रेजिडेंट पूना में लगा दिया गया। सूरत जो था वो अंग्रेजों को दे दिया गया। 26 लाख के रेवेन्यू वाले जो प्रदेश थे वो अंग्रेजों को दे दिए गए। निजाम और गायकवाड़ के साथ बातचीत में मध्यस्थता के अधिकार अंग्रेजों को दे दिए गए। रेजिडेंट की नियुक्ति से अन्य मराठी नाराज हो गए। सिंधिया, होलकर, भोसले ने अपने अपने क्षेत्रों में युद्ध की घोषणा की, परंतु अंग्रेजों द्वारा हार गए। सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि, भोसले के साथ में देवगांव की संधि और होलकर के साथ में राजपुर घाट की संधि अंग्रेजों द्वारा कर ली गई। 1803 से 1806 तक दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था। पिंडारियों की समस्या के कारण थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 में शुरू हो जाता है। एक साल के अंदर ही मराठों को अंग्रेज निर्णायक रूप से हरा देते हैं। मराठा कन्फेडरेशन को एबोलिश कर दिया गया। पोस्ट ऑफ पेशवा वॉज एबोलिश्ड। पेशवा को पेंशन देकर बिठूर कानपुर के पास एक जगह थी भेज दिया गया। शिवाजी के एक वंशज प्रताप सिंह को 17 में नया छत्रपति बना दिया गया। ये सब हमने पढ़ा था। मैंने कल कहा था आपको कि हम चर्चा करेंगे कि आखिर वह पावर जिसकी दुदुम्बियां अटक से कटक तक बजने लग गई थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक भरभरा कर गिर गए वो। 1803 से 1806 वाला युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ वो हारते हैं। 1817-18 में अंग्रेज बहुत सरलता से उनको हरा देते हैं, जबकि वही मराठे किसी टाइम 1775 से 82 वाले प्रथम एंग्लो मराठा वॉर में अंग्रेजों को बहुत अच्छी टक्कर दे जाते हैं। हम उनके पतन के कारण पढ़ेंगे। मैं पहले बताता हूं आपको, मैं बताता हूं नॉर्मली। एक तो मराठों का जो पूरा ढांचा था ये फ्यूडलिज्म पर आधारित था, सामंतवाद पर आधारित था। पूरा का पूरा ढांचा उस पर आधारित था उनका। जहां फ्यूडलिज्म ज्यादा होता है ना, कि ग्वालियर में सिंधिया को पावर दे दी, इंदौर में होलकर को पावर दे दी, फ्यूडल्स यही है, वहां पर सेंट्रलाइजेशन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन होता है, केंद्रीकरण की कमी थी। और राजतंत्र तभी सफल हो पाते हैं जब उनमें केंद्रीकरण हो, सेंट्रलाइजेशन हो। ठीक उल्टा है, लोकतंत्र तब सफल होगा जब उसमें डिसेंट्रलाइजेशन हो। राजतंत्र तब सफल होगा जब उसके अंदर सेंट्रलाइजेशन हो। मराठों के अंदर कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन नहीं था, और जब सेंट्रलाइजेशन की कमी होती है तो लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। ये यहां पर हुआ, जब मराठा सरदार है वो आपस में लड़ने लग गए। होलकर और सिंधिया में बंदी बंद हो गई। फिर सबको अलग अलग एरिया दे दिए, तू तेरा देख ले, तू तेरा देख ले। शासन चलाने के लिए संस्थाओं की आवश्यकता होती है। आप जब मुगल काल पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि यार कितनी सारी संस्थाएं थी, वजीर अलग, दीवान अलग, मीर बख्शी अलग, नायब बख्शी अलग,
खूब सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे। मराठों के ऐसे कोई डिपार्टमेंट नहीं थे, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाए नहीं, प्रशासनिक संस्थाएं नहीं, इनका विकास नहीं किया। तो शांति के दिनों में तो ठीक है, चल जाता है, आपके आप सारे बैठे हो, जैसे शासन करोगे वैसे कर जाओगे। जब आप लड़ाई करने के लिए गए और पीछे डिपार्टमेंट ही नहीं है आपके, शासन का संचालन कैसे होगा? मराठों का पूरा शासन ही लूटपाट पर आधारित था। पंजाब गए, लूट लाए पैसे, राजस्थान आए, पैसे लेके वापस चले गए, मुल्तान गए, पैसे लेके आ गए, बंगाल गए, पैसे लेके आ गए, आपस में बांट लिया, जितने दिन चले ठीक है, फिर और धड़ा मार लिया। परमानेंट सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के स्थायी साधनों का होना बहुत जरूरी है। मराठों के पास उत्पादन के स्थायी साधन नहीं थे, प्रोडक्शन के लिए कोई भी परमानेंट सोर्सेज उन्होंने डेवलप ही नहीं किए, लूटपाट पर आधारित साम्राज्य केवल। कहा जाता है कि मराठों के पास एक ही उद्योग था, उद्योग था सैनिक। सारे के सारे फौज में चले गए कि लूटपाट तो करके आने, सबको लगता है वहां जाएंगे लूटपाट करेंगे, हिस्सा मिल ही जाएगा, तो चलते हैं साथ। उत्पादन के स्थायी साधन क्या हो सकते हैं? एग्रीकल्चर उनके पास थी नहीं, इंडस्ट्री उनके पास थी नहीं, ट्रेड उनके पास था। जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री नहीं होगी तो ट्रेड करोगे किस बात का? तो एक भी स्थायी साधन का नहीं किया। उल्टा मराठों में एक और कमी थी, उन्होंने कई क्षेत्र जीत लिए, पर जीत के बाद में भी वहां पे डायरेक्ट कंट्रोल, प्रत्यक्ष शासन नहीं किया, बस लूटपाट के वापस चले। अच्छे अच्छे एरिया जीते थे उन लोगों ने। एक टाइम में उन लोगों ने गंगा यमुना का पूरा दोआब जीत लिया था, जो भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मैदान था। उन लोगों के पास में कर्नाटका हुआ करता था जीता हुआ, उन लोगों के पास में कोरोमंडल का तट था, पर यहां पर एक भी जगह उन लोगों ने प्रत्यक्ष कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, वापस चले जाया करते थे, बाद में देख लेंगे अपने यहाँ पे। आप यदि कहीं पर प्रत्यक्ष शासन कर लेते हो, इतने उपजाऊ मैदान पर कर लेते हो, तो आपकी जो इनकम है वो रेगुलर हो जाएगी। अब वो इनकम रेगुलर नहीं थी, शांति के दिनों में तो वहां से इनकम आ जाती। अब जब आप और किसी युद्ध में फंसे हुए हो, तो वहां वाले आपको इनकम क्यों भेजेंगे? ये भी मराठों की बहुत भयंकर वाली कमी रही। हथियार और सेनापति, मराठों के पास में थे हथियार, थे तोपखाना उनके पास में भी था, पर जो मॉडर्न वेपन्स होने चाहिए वो नहीं थे। अंग्रेजों के पास में मॉडर्न वेपन्स आ गए थे। आप नहीं कह सकते कि होलकर और सिंधिया खराब सेनापति थे, अच्छे सेनापति थे, पर जितने अच्छे सेनापति आर्थर वेलेस्ली और लॉर्ड लेक थे, उतने अच्छे नहीं थे। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में उनके सेनापति थे आर्थर वेलेस्ली, जो किसी टाइम में नेपोलियन को हरा कर आता है, लॉर्ड लेक। इनकी तुलना में आप वाले जो सेनापति थे वो इतने अच्छे नहीं थे। दौलतराव सिंधिया के लिए तो कहा जाता है कि कहीं पाजेब की झनकार और शेर की चिंगाड़ उसका ध्यान भटकाने के लिए काफी थी। शिकार और सवाब में डूबा रहने वाला आदमी था, अच्छा सेनापति था, पर ये डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें थी। जबकि आर्थर वेलेस्ली और लॉर्ड लेक के जो भी थे, तो ये पूरे फोक्स हुआ करते थे, आपने को युद्ध ही लड़ना है। तरीका, मराठों का युद्ध करने का तरीका था गुरिल्ला टेक्निक, छापामार। अब मराठों ने ये तो छोड़ दी और कहा अपने भी यूरोपियन टेक्निक अपनाने की कोशिश करेंगे, जैसे अंग्रेज लड़ते हैं वैसे अपनाने की कोशिश करेंगे, पर ना छापामार पूरी छोड़ पाए, ना यूरोपियन पूरी ले पाए, ना दोनों में सामंजस्य बिठा पाए। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। मराठों के साथ में हालत ये हो गई थी। तो ये कई कारण थे जिनकी वजह से मराठों को अंग्रेजों के खिलाफ हार झेलनी पड़ गई थी। और फिर सबसे बड़ी बात वो जो हम करते हैं कि मराठों में भी वही रिग्रेसिव एलिमेंट थे जो रिग्रेसिव एलिमेंट मुगलों के अंदर थे। राजतंत्र की जो स्वाभाविक कमियां होती है, वो कमियां मुगलों में भी थी, मराठों में भी थी। मुगलों का अंत हुआ तो इनका भी अंत होना था। अप्रगतिशील तत्व है, या आप कहो तो मैं ज्यादा अच्छा शब्द बोलूं तो प्रतिगामी तत्व है, रिग्रेसिव। राजतंत्र की जो कमजोरियां होती है, वो अंग्रेज जो कि एक वेल ट्रेंड उसी उद्देश्य के साथ यहां पर लड़ाई कर रहे हैं, तो उनका मुकाबला मराठे नहीं कर सकते थे। हम पढ़ लेते हैं और क्या क्या है लिखा हुआ। मराठा साम्राज्य या मराठा एम्पायर वाज बेस्ड ऑन फ्यूडलिज्म एंड देयर वाज लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन इट, सो लेटर ऑन डिफरेंट मराठा कमांडर्स वर फाइटिंग विद ईच अदर। सामंतवाद पर आधारित था, इसलिए केंद्रीकरण की कमी थी, इसलिए कालांतर में विभिन्न मराठा सरदार आपस में लड़ने लगे। प्रशासनिक संस्थाएं नहीं बनाई, तो एडमिनिस्ट्रेशन आपका रूट लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। एक राज्य का जो फॉर्म होता है, स्टेट का जो स्वरूप होता है, वो मराठी कभी दे ही नहीं पाए थे। कृषि उद्योग और व्यापार वाणिज्य में नई तकनीक लाने का कोई प्रयास नहीं किया। उल्टे लोगों ने खेती छोड़ दी थी कि क्या करेंगे खेती, अपने चलते हैं साथ में लड़ने के लिए, कहीं पंजाब में करेंगे लूटमार, वापस आगे पैसे मिल जाएंगे अपने को। मराठों ने गंगा यमुना दोआब कर्नाटक और कोरोमंडल, ये ना कोरोमंडल ध्यान रखना, कोरोमंडल पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन इन क्षेत्रों पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण बना नहीं पाए। परमानेंट सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन उन लोगों ने कोई नहीं बनाए। महादजी सिंधिया, नानाजी फडणवीस के बाद मराठों का योग्य नेतृत्व, उनकी जो डिजर्विंग लीडरशिप थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। और पेशवा बाजीराव एक अयोग्य व्यक्ति था। वही जो मैंने बताया कि दौलतराव सिंधिया, जसवंतराव होलकर, आर्थर वेलेस्ली और लॉर्ड लेक की तुलना में बहुत कमजोर सेनापति थे। याद रखना भाई, ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के सेनापति थे उनके। मराठों की तुलना में अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार, मराठों के पास तोपखाना तो था, पर वो इतना भारी तोपखाना था कि तो पानीपत वाले युद्ध में कीचड़ में फंस के रह गया। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से मराठे, फिर ये मैंने बताया आपको, मराठों ने अपनी परंपरागत युद्ध प्रणाली उनकी कौन सी है? ट्रेडिशनल, तो गुरिल्ला का त्याग कर दिया और उन्होंने नई यूरोपियन रणनीति अपनाने की कोशिश की। इसी कारण वे ना तो नई प्रणाली को अपना सके और ना ही उन दोनों में सामंजस्य स्थापित कर सके थे।
ये मराठों के पतन के कारण। मैंने शॉर्ट में वहां बता दिया था, फुल के अंदर ये आपके लिखे हुए एकदम, आप याद कर लेना इनको। ये मराठा खत्म हो जाते हैं। हमने पढ़े कि अंग्रेजों ने मुगल बादशाहों के साथ में कैसे डील किया, अंग्रेजों ने मराठों के साथ कैसे डील किया। अब हम पढ़ेंगे भारत की एक और बड़ी रियासत हमारे बंगाल की खाड़ी के पास, बंगाल का जो राज्य था, जिसके लिए कहा जाता है कि उस समय सबसे अधिक धनवान राज्य हुआ करता था, अंग्रेजों की सबसे अधिक नजर बंगाल पे थी, तो उन्होंने बंगाल के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया। बंगाल के बारे में कुछ बातें मेरी बताई हुई है कि किसी समय बंगाल मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आया करता था। और हम पढ़ते भी हैं कि भाई जो औरंगजेब का भाई था सुजा, वो वहां का गवर्नर हुआ करता था। ग्रेवियन वॉन्टन उससे वहां पे सलाह लेता है और हुगली में फैक्ट्री बनाते हैं, ब्रिस्बेन फैक्ट्री बनाता है 1651 में। तब तक मुगलों का बहुत अच्छा नियंत्रण था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य जब भर भराकर गिरने लग गया था, बेलखने मुगल बादशाह आ गए, तो डूबते हुए जहाज में कोई बैठना नहीं चाहता। तो जितने भी अच्छे अच्छे कमांडर हुआ करते थे, उनको लगता है यार इन बेलखनों के साथ तो क्या ही रहना, इन लोगों के साथ तो अपने काम नहीं करेंगे यार। तो जो भी अच्छे कमांडर थे, जिनको कहा कि तू जाके बंगाल संभाल ले, उसने थोड़े दिन तो संभाला, बाद में उसने दिल्ली मैसेज किया अब मैं संभाल दूंगा, आप अपनी दिल्ली संभाल लो। उसने टैक्स वैक्स देने बंद कर दी। मुगल बादशाह की इतनी औकात नहीं कि विद्रोह को जाके दबा सके। बंगाल अलग हुआ, हमने पढ़ा था, मुर्शिद कुली खान ने कर दिया था, हैदराबाद चिनकलीज खान ने कर दिया था, अवध ठीक दिल्ली के नाक के नीचे लोग नई रियासत बना के बैठ गए थे। मोहम्मद शाह रंगीला से जब वो ना रुकी, तो बंगाल बहुत दूर था, विद्रोहों का नगर था बंगाल अपने आप में। ये तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे बड़े बड़े बादशाह ही रोक पाए थे, वरना बंगाल रुकने वाला पहले भी नहीं था। तो मुर्शिद कुली खान मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम के अंदर बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता है। तो हम मुर्शिद कुली खान से शुरू करेंगे। ही वाज फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट बंगाल स्टेट। यहां पर वो मुगल नियंत्रण से पूरी तरीके से बाहर निकल जाते हैं। पहले जब मुगलों के पास हुआ करता था बंगाल, तो राजधानी हुआ करती थी ढाका। और इसने कहा कि नहीं भाई, मेरा नाम मुर्शिद है, तो एक नया शहर बनाएंगे अपने राजधानी। तो इसने एक नई राजधानी बनाई, उसका नाम रखा गया मुर्शिदाबाद। तो पहले राजधानी ढाका थी, इसने क्या बना ली, मुर्शिदाबाद। दो तीन बातें याद रखने वाली। कौन से मुगल बादशाह के समय में बंगाल स्वतंत्र राज्य बन गया था? मोहम्मद शाह रंगीला। ऐसा किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने। उसने अपनी राजधानी को कहां से कहां लिया? उसने ढाका के स्थान पर क्या बना लिया था अपने? तो मुर्शिदाबाद को बना लिया था। फिर बीच में हालांकि दो और बनेंगे, सुजाउद्दीन और सरफराज नाम करके दो नवाब और बनेंगे, पर बेलखड़े थे, आपने नहीं पढ़ने। एक मैं बताऊं बंगाल का मतलब क्या हुआ करता था। वास्तव में बंगाल का मतलब यह था कि बांग्लादेश, अपना पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम का कुछ भाग, झारखंड, इन सबको मिला के अपने उस समय क्या हुआ करता था? बंगाल हुआ करता था। इतना बड़े क्षेत्र पे एक अकेला आदमी ध्यान नहीं रख सकता। आपको बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में सब अलग अलग जगह पे गवर्नर बनाने पड़ेंगे। तो मुर्शिद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन बना, सुजाउद्दीन के बाद सरफराज बना। तो सरफराज ने बिहार में अपना गवर्नर बनाया था अलीवर्दी खान। बिहार का गवर्नर कौन था? अलीवर्दी खान नामक बिहार का गवर्नर बनाया गया था। अलीवर्दी खान शक्तिशाली था, बिहार का गवर्नर था। इसको लगता है कि यार दिल मांगे मोर, केवल बिहार ही क्यों, पूरे बंगाल के नवाब क्यों नहीं है? तो इसने एक दिन सरफराज को ही मार दिया। आप यूं समझ लो कि कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को मार दे, खुद प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये गवर्नर था केवल बिहार का, लेकिन ये बंगाल के नवाब को ही मार देता है और खुद बंगाल का नवाब बन जाता है। He was governor of Bihar. He killed Bengal's नवाब सरफराज in battle of घेरिया। घेरिया के युद्ध में मार दिया और खुद बंगाल का नवाब बन गया। एक बात इसके बारे में मैंने बताई हुई कि मराठों ने बालाजी बाजीराव के समय में यहाँ अलीवर्दी खान पर अटैक किया था, बंगाल से उड़ीसा छीन लिया था। मैंने बताई थी ये बात, एक बात अपनी पढ़ी हुई। ये समझदार आदमी था। इसने कहा कि भाई साहब ये जो यूरोपियंस आए हुए ना, यूरोपियन मतलब उस समय यहाँ पे अंग्रेजों की, डचों की सभी फैक्ट्रियां हुआ करती थी बंगाल में। उसने कहा यूरोपियन मधुमक्खियों के समान है, मधुमक्खी हनी बीज। कैसे? तो कहा यदि आप इनको नहीं छेड़ते हो, तो जैसे मधुमक्खियों को आप नहीं छेड़ोगे तो मधुमक्खियां शहद बनाएगी, और शहद जब बन जाएगा पूरा उड़ जाएगी वहां से, वो शहद आपके काम आएगा, मतलब आपका फायदा होगा। आपने उनको बैठने की जगह दी, वो आपको शहद देके गई। वैसे कि वैसे अंग्रेज, कि आप इनको यहाँ पे व्यापार करने की जगह दे रहे हो, ये आपको टैक्स देंगे, आपको फायदा हो रहा है। और यदि मधुमक्खियों को छेड़ा जाए तो मधुमक्खियों को आप छाता बना रही हो, उसमें बीच में छेड़ दो तो काट काट के बालाजी बना दिया आपको। सेम इधर, यदि अंग्रेजों को भी, यूरोपियंस जो भी है, इनको यदि आपने बीच में छेड़ दिया तो मारेंगे आपको। तो इसने कहा कि अंग्रेजों को, सॉरी, यूरोपियंस को और मधुमक्खियों को ना छेड़ा जाए तो आपको लाभ होगा, और छेड़ा जाए तो आपको नुकसान होगा। तो यूरोपियन की तुलना किसके साथ की थी? मधुमक्खियों के साथ में की थी। डायलॉग कई बार पूछा जाता है, याद रख लेना आपने अलीवर्दी खान का। इसके बाद बना आपके सिराजुद्दौला। आपने नाटकों में देखा होगा, हमने तीसरी क्लास से इस आदमी को पढ़ना शुरू किया, सिराज उद दौला। कहते हैं अलीवर्दी खान के कोई बेटा नहीं था, तो अलीवर्दी खान की बेटी का बेटा था ये, दोहिता। दोहिता समझते हो? मतलब अलीवर्दी खान इसके नाना जी लगते थे। तो अपने दोहिते को राजा बना के चले गए, सिराजुद्दौला को राजा बना के चले गए। सिराजुद्दौला तू संभाल, ये वाज ग्रैंडसन ऑफ अलीवर्दी खान। अब जब इसको बनाया अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला को बनाया, तो जलने वाले तो लोग होते हैं। एक तो सिराजुद्दौला की एक मौसी हुआ करती थी, तो उसको लगता है मेरे बेटे को क्यों नहीं बना के, इसको क्यों बना के, बहन वाले बेटे को क्यों बना के चले गए। फिर कोई दूसरा, जिस प्रकार से अलीवर्दी खान सरफराज को मारने का चेष्टा करके खुद बनना चाहता है, वैसे दूसरे पूर्णिया नाम की जगह पड़ती थी, वहां के नवाब को लगता था यार मैं मार दूं इसको। इसके सेनापति की महत्वाकांक्षा बढ़ गई, उसको लगा यार कल तक तो कुछ नहीं था, केवल नवाब का दोहिता था, अब नवाब बन के बैठ गया। सेनापति को लगता था मैं मार दूं। जो बंगाल के बड़े बड़े सेठ थे उनको लगता था यार इसको हटा के किसी दूसरे को बनवाए। तो खूब सारे लोग इसके विरोधी हो गए थे। कौन कौन विरोधी? इसकी मौसी थी, नाम था घसीटी बेगम। हमेशा ही अपने क्या कर सकते हैं, मौसी। पूर्णिया का नाम था शौकत जंग। जब नाम शौकत जंग है तो जंग लड़ेगा। सेनापति थे मीर जाफर। राय दुर्लभ नाम का एक मंत्री हुआ करता था, जगत सेठ। जगत सेठ जो मुख्य सेठ हुआ करता था उसको जगत सेठ बोलते थे। तो खूब सारे लोग खिलाफ हो गए, मतलब मौसी खिलाफ है, पूर्णिया का नवाब खिलाफ है, सेनापति खिलाफ है, मंत्री जी खिलाफ है, आपके जगत सेठ है वो आपके खिलाफ है। अब बंगाल में एक तो नवाब है और बंगाल के अंदर अंग्रेज बैठे हैं। अंग्रेजों को भी चाहिए कि वो थोड़ी पॉलिटिकल पावर प्राप्त करे, वरना तो हर बार राजा के, नवाब के, बादशाह के आगे जाके हाथ जोड़ने पड़ते, साहब थोड़े टैक्स कम कर दो, थोड़ा हमारा भला हो जाए। और यदि आप खुद ही नवाब बन जाते हो या नवाब को इन्फ्लुएंस करने वाले बन जाते हो, तो टैक्स आराम से कम ज्यादा करवा सकते हो। जहां जमीन खरीदनी है वहां खरीद सकते हो, जैसा ट्रेड करना है वैसा कर सकते हो।
तो अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर लेना चाहते हैं कहीं ना कहीं। और ये बेचारा जो सिराजुद्दौला, ये अपनी पॉलिटिकल पावर को बचाना चाहता है। असल होना ही था। अंग्रेजों को पता चला कि खूब सारे लोग सिराजुद्दौला के खिलाफ है। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। और अंग्रेजों ने इन सबको कहना शुरू किया। मौसी घसीटी बेगम को, पूर्णिया के नवाब शौकत जंग को, मीर जाफर सेनापति को, मंत्री जी राय दुर्लभ को, जगत जगत सेठ को अंग्रेजों ने कहना शुरू किया। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, आओ कभी हवेली पे बैठ के बातचीत करते हैं। तो कंपनी इन सबको सहायता करने लग जाती है। कंपनी मतलब मैं ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहा हूं, अंग्रेजों की कंपनी की बात कर रहा हूं। फिर एक बात और बताता हूं। जब 1717 में फर्रुख सीर के साथ में जॉन सरमन समझौता करके आया था, तो समझौता यह था कि 3000 रुपए में आपको बंगाल दे दिया जाएगा। मतलब बंगाल का मतलब बंगाल का बिजनेस दे देंगे। और इसको फिर वो बढ़ाते रहते थे 3-3 हजार रुपए देके। तो अब कैसे होता क्या था? होता यह था कि मान लो कंपनी ने कोई सामान कलकत्ता से खरीदा, और वो सामान मान लो उसको ढाका ले जाके बेचना है, तो टैक्स लगता था। ढाका जैसे पहुंचते तो वहां नवाब की चौकी बनी हुई है, वो आपसे टैक्स लेते हैं, भाई टैक्स दो। तो पर कंपनी जो टैक्स पहले जमा करा चुकी 3000, उसने एक मुश्त दे दिए। तो कंपनी के पास एक कार्ड होता था, कंपनी वो कार्ड दिखा देती और कार्ड दिखा के कहती भाई मैं टैक्स नहीं दूंगा। उस कार्ड को बोलते थे दस्तक। कि मान लो मैं कंपनी का कर्मचारी हूं, और मैं कंपनी कर्मचारी हूं, मैंने कलकत्ता से चाय खरीदी और मुझे ढाका ले जाके वो चाय बेचनी है। मान लो 50 किलो चाय है, 1 किलो चाय पे 1 रुपए का टैक्स लगता है, तो टैक्स कितना हो गया? 50 रुपए टैक्स हो गया। मैं ढाका गया, ढाका जाते मेरे से पूछा भाई कितने क्या लेके आया? मैंने चाय लेके आया। कितनी है? 50 किलो। तो टैक्स जमा करवा। तो मैंने कहा भाई ये तो कंपनी का माल है। तो कार्ड दिखा, तो मैं उसको दस्तक दिखा देता, तो मेरे पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। कार्ड आपको स्प्रिंग बोर्ड में कार्ड दिया हुआ है, आप जब आते हो गेट पे चेक किया जाता है, आपने कार्ड दिखाया, आपको अंदर जाने देते हैं। सेम सिस्टम था। पर कंपनी इसका मिसयूज करने लगी। मिसयूज कैसे? कि मैं कंपनी का कर्मचारी हूं, मैंने 50 किलो कंपनी की चाय खरीदी, 25 किलो मेरी खरीद ली। वहां जब मेरे से पूछा कि कितना सामान है, मैंने कहा 75 किलो। किसका है? मैंने कहा कंपनी का। तो मैं 75 किलो पे टैक्स फ्री करवा दिया, जबकि उसमें कंपनी का कितना है? 50 किलो। 25 किलो मेरे वाले पे 25 रुपए टैक्स लगना चाहिए था, पर वो टैक्स नहीं लगा। नवाब इससे परेशान था। फिर कंपनी ने एक काम और करना शुरू किया। जो भी इंडियन व्यापारी हुआ करते थे, कंपनी उनको कहती कि भाई साहब कितना टैक्स लगता है? इंडियन व्यापारी कहता है 1 किलो पे 1 रुपए लगता है। अच्छा 100 किलो चाय लेके जाता कितना लगेगा? उसने 100 रुपए लगे। तो कंपनी कहती 50 हमें दे दे, हमारे वाला कार्ड ले जा। 50 तेरे बच जाएंगे, 50 हमारे आ जाएंगे। तो भारतीय व्यापारियों को भी अपना कार्ड देके, अपना दस्तक देके व्यापार कर लिया करती थी। तो कंपनी उस दस्तक का मिसयूज कर रही थी। कंपनी नवाब के विरोधियों को शरण दे रही थी। तो नवाब परेशान तो था ही बेचारा इन सब चीजों से। इतने में एक दिन कलकत्ता के पास में फैक्ट्री पड़ती है, कासिम बाजार फैक्ट्री। क्या नाम है? कासिम बाजार फैक्ट्री। नवाब वो कासिम बाजार फैक्ट्री देखने के लिए गया, इंस्पेक्शन करके आते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अंग्रेजों के पूरा सिस्टम। कोई बाहर से आए तो रिसेप्शन पे रुको, अपना विजिटिंग कार्ड दिखाओ, फिर अंदर भेजते, सब फलाने आदमी अंदर मिलना चाहते हैं, तब अंदर जाओ। अपना ऐसा प्रॉपर मैकेनिज्म नाम की कोई चीज नहीं होती। नवाब गया, नवाब के साथ में 4-5 आनी भानी और रहे भाई, राजा के नवाब के साथ में नहीं रहे, किसके साथ में रहे? और रिसेप्शन वाले ने पूछा सब कौन? नवाब ने कहा मुझे नहीं जानते। साथ वाले पहले बोले चाय से केतली गरम। अरे भाई साहब को नहीं जानते? नवाब साहब है। उनका कोई भी होंगे, प्लीज बैठिए, विजिटिंग कार्ड दीजिए, हम अंदर भेजेंगे। अंदर वाले कहेंगे कि आ सकते हो तो अंदर आने देंगे, वरना नहीं अंदर आने देंगे। तो भयंकर गुस्से में नवाब ने कहा तुम्हारी इतनी औकात, तो मुझे सिराजुद्दौला को कासिम बाजार फैक्ट्री नहीं देखने दोगे, इंस्पेक्शन नहीं करने दोगे, मेरी जमीन पर बैठे तुम? सॉरी सर, हमारा काम है। नवाब ने फोन किया राजधानी, फटाफट सेना लेके आओ, इनको बताते हैं। तो नवाब की 3-4 चीजों की वजह से अंग्रेजों के साथ टसल चल रही। क्या क्या 3-4 चीजें? दस्तक का दुरुपयोग किया जा रहा है, नवाब के विरोधियों को कंपनी सहायता करती है, और कासिम बाजार फैक्ट्री उसको देखने नहीं दी। कंपनी ने नवाब के विरोधियों का समर्थन किया, दस्तक का दुरुपयोग किया, और कासिम बाजार फैक्ट्री देखने की अनुमति नहीं थी। नवाब कलकत्ता पर आक्रमण करता है, अंग्रेजों को पीटता है वहां पे। अभी आगे बताऊंगा मैं। 146 अंग्रेजों को तो पकड़ के कमरे में बंद कर दिया था। ऐसा कमरा जिसमें रोशनदान भी नहीं था। 12x14 का छोटा सा कमरा था, जून का महीना था, गर्मी में मर गए थे बापड़े। नवाब ने कलकत्ता पर कब्जा किया, कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर कर दिया उसने कहा आज के बाद कोई कलकत्ता नहीं, आज के बाद अली नगर है। और कलकत्ता तो उसका दोस्त था माणिक चंद का, माणिक चंद जी, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, माणिक चंद, आपको आज के बाद कलकत्ता दिया जाता, कलकत्ता आप संभालो, कोई अंग्रेजों ने अंग्रेजों भागो यहाँ से। कलकत्ता में अंग्रेजों का राज जब उसने खत्म किया, तो ये सूचना पहुंची मद्रास। मद्रास में अंग्रेजों का गवर्नर उस समय हुआ करता था क्लाइव। हम पढ़ते हैं अर्काट का घेरा अपने 210 सैनिकों के साथ तोड़ देता है, वो क्लाइव वहां पे था। और क्लाइव को न्यूज मिली कि भाई ऐसे ऐसे अपने कलकत्ता तो सिराजुद्दौला ने छीन लिया। क्लाइव वहां से वॉटसन को साथ लेकर था। वॉटसन, वॉटसन नाम तो याद रह जाएगा आपके ज्यादातर के। क्लाइव और वॉटसन वापस आते हैं, कलकत्ता आते हैं। कलकत्ता आए, माणिकचंद जी को पता चला कि अंग्रेज आ रहे हैं, मारेंगे। माणिकचंद जी तो सामने चल के गए, सामने किया जाके, और जाके मिला क्लाइव साहब। हेलो क्लाइव सर, तू कौन? तो वो माणिकचंद तुम्हें, कलकत्ता मेरे पास में, नवाब मुझे छोड़ के गया था, तो हमारे पास क्यों है? अरे सर चाबियां देने के लिए आपको, आप आए सर स्वागत करने के लिए। अरे तू आदमी किसका? नवाब का है हमारे। कुछ समझिए, आप बड़े लोग हो, आप रखिए चाबियां। तो जब क्लाइव आता है तो माणिकचंद उसको कलकत्ता सौंप देता है डर के मारे। और बट क्लाइव केम टू कलकत्ता फ्रॉम मद्रास, वॉटसन साथ में आया था इसके। माणिकचंद हैंडेड ओवर कलकत्ता टू क्लाइव, माणिकचंद ने क्लाइव को कलकत्ता दी थी। रॉबर्ट क्लाइव। अब क्लाइव का हौसला बढ़ा। क्लाइव ने कहा नवाब तुम्हारी इतनी औकात, तुम हमारे कलकत्ता पे कब्जा करो, हमें यहां से निकालो। तो अब नवाब के और क्लाइव के बीच में एक संधि होती है, अलीनगर की संधि। अलीनगर कर दिया था ना 9 फरवरी 1757 को। अंग्रेजों ने कहा कि कंपनी के जितने भी ट्रेड राइट खत्म किए गए, मतलब वो दस्तक वस्तक सब बंद कर दी सिराजुद्दौला ने। अब ना कुछ नहीं, तुम बिजनेस करके देखो, बिजनेस करोगे तो पूरे रुपए लगेंगे। और
कहा कि कंपनी के जितने भी ट्रेड राइट है वो कंपनी को वापस दे। अरे ठीक है, दे दूंगा। और अगर तेरे जैसे आनिए बानिए चलते हमारी फैक्ट्री में घुस जाते हैं, आज के बाद हम हमारी कलकत्ता वाली फैक्ट्री के चारों तरफ तो 4 दीवारी करवाएंगे, फोर्टिफिकेशन करवाया जाएगा उसका। क्या ठीक है, वो करवा ले। युद्ध तूने किया था, हमारा जो नुकसान हुआ वो भर, वो और कंपनसेशन दे। नवाब ने कहा ठीक है, वही दे दूं। नवाब ने कहा मैं सब देने के लिए तैयार हूं, तुम तुम्हारा ट्रेड करो बोले, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। कलकत्ता के तुम 4 दीवारी तुम्हारी कितनी ऊंची कराओ बोले, हर जाना भी दे दूंगा मैं तुमको। तुम एक काम करो, ये मौसी को चाय पिलाना बंद करो यार, तुम मेरे विरोधियों को शरण देते हो। कंपनी ने कहा ठीक है, ये हम कर ले। कुछ बातें कंपनी ने मान ली, कुछ बातें सिराजुद्दौला ने मान ली। तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए, कंपनी कलकत्ता की सॉरी अधिकार वापस दे दिए, कंपनी कलकत्ता की किलेबंदी कर सकती थी। नवाब पर युद्ध हर्जाना लगाया गया, कंपनी नवाब के विरोधियों को सहायता नहीं देगी। ये अलीनगर की संधि थी, याद रखना भाई, कोई पूछ लेगा 1750 के बाद वाली घटनाएं पूछते हैं। 1756 में 9 फरवरी को अलीनगर की संधि क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। कंपनी के व्यापारिक अधिकार ट्रेड राइट रिटर्न कर दिए गए, कंपनी कलकत्ता की फोर्टिफिकेशन कर सकती है, कंपनी को ओवर कंपनसेशन दिया जाएगा, पर कंपनी नवाब के जो भी ओपोनेंट है उनको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देगी। पर कंपनी ने नवाब के विरोधियों को सहायता देनी बंद नहीं की, और नवाब ने कंपनी को युद्ध हर्जाना नहीं दिया। मतलब दोनों ने संधि का उल्लंघन किया, संधि का पालन नहीं किया दोनों ने। तो अब टकराव होना ही था। पर इस टकराव से पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको। काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल इंसिडेंट कहा जाता है। मैं कहता हूं कि जब वहां कलकत्ता पर कब्जा करता है नवाब, उससे पहले क्या, संधि से पहले की बात, तो 146 अंग्रेजों को वहां से गिरफ्तार किया गया था। 14/12 के एक छोटे से कमरे में उनको बंद कर दिया गया। जून का महीना, 20 जून 1756 का वो दिन, रोशनदान नहीं, खिड़की नहीं, धूप नहीं, खूब अंधेरे के अंदर, अपने मारवाड़ी में तो रोड दिया, बंद कर दिया गया उनको। सुबह जब ताला खोला गया तो केवल 23 जिंदा बचे थे। 123 गोरे बापड़े गर्मी में मर गए। वैसे गर्मी सहन नहीं हो रही, कमरे में आप बंद कर दो। अंग्रेजों ने नवाब को कहा गया, निर्दयी आदमी, ऐसे किया जाता है। और नवाब ने कहा मैंने नहीं किया कोई, अब यार को नीचे चौकीदार ने ताला लगा दिया, आगे तो हम क्या करें। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। नवाब ने कहा पहली बात हमने किया ही नहीं है यार, तुम्हारे वाला जबरदस्ती खुद ही अंदर जाके बंद हो गए होंगे। अरे कैसे नहीं किया, किया है, हमारा बंदा कह रहा है। कौन कह रहा है तुम्हारा बंदा? एक बंदा है होलवेल। उन्होंने कहा किया है भाई, मेरे सामने किया। तुझे क्या पता? मैं अंदर था, रात कैसे कटी है मैं जानता हूं। तो काल कोठरी की जो घटना है, इसकी न्यूज कौन देता है? तो इसकी न्यूज देने वाला कौन है? होलवेल है। याद रखना भाई, होलवेल ने इस घटना के बारे में जानकारी दी थी। घटना क्या है? 140 अंग्रेजों को नवाब सिराजुद्दौला द्वारा एक छोटे से कमरे में बंद किया गया था। 23 अगले दिन जिंदा बचे थे। इस घटना की जानकारी कौन देता है? हमें होलवेल देता है। काल कोठरी वाली घटना की वजह से अंग्रेज नाराज थे। फिर अलीनगर वाली संधि के अंदर इसका पालन नहीं हुआ, युद्ध हर्जाना नहीं दिया। उधर जो नवाब के विरोधी थे उनको कंपनी ने सहायता देनी बंद नहीं की, कंपनी ने दस्ता का दुरुपयोग बंद नहीं किया। कुल मिलाकर टक्कर होनी ही थी। भारतीय इतिहास का सबसे फेमस युद्धों में से एक प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेजों के और सिराजुद्दौला के बीच। अंग्रेजों की तरफ से सेनापति आया रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला की तरफ से सेनापति आया मीर जाफर। पर मीर जाफर क्लाइव से पहले से मिला हुआ था, और मीर जाफर ने क्लाइव कहा कि सर क्लाइव, आप तो मुझे नवाब बना देना, सिराजुद्दौला को तो मैं सेलेक्ट लूंगा। इवन मीर जाफर के साथ में सारी सेना, वो सेनापति था, उसने सेना को अपने अंडर में कर लिया। प्लास के बड़े बड़े पेड़ थे वहां पर, इसलिए जगह का नाम प्लासी है, प्लास के पेड़ों की वजह से। सेनाएं आमने सामने आई, सिराजुद्दौला खुद युद्ध के अंदर आया। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला कहा कि नवाब आप युद्ध में क्या कर रहे हो? उसने कहा मेरा युद्ध है, मैं नहीं लड़ू, कौन लड़ू? अरे साहब मान ली बात, पर मैं सेनापति हूं आपका, मैं लड़ लूंगा युद्ध। गोली का क्या भरोसा, किसके लगे किसके नहीं लगे। यदि आपके लग गई, आप मर गए, तो हम तो यतीम अनाथ लावारिस हो जाएंगे। इसलिए सर आप घर जाइए, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं लड़ाई कर लूंगा, जिता दूंगा युद्ध आराम से। सिराजुद्दौला बेचारा घर चला गया। जैसे सिराजुद्दौला घर गया, क्लाइव, मीर जाफर क्लाइव के पास गया और उसने कहा सर बताइए आप युद्ध जीत गए। अरे क्या ऐसे थोड़ी थोड़ा बहुत तो कुछ युद्ध होना चाहिए। उसने कहा सर जरूरत नहीं है, पूरी आर्मी अपनी तरफ है। मैंने आर्मी कह दिया, आर्मी अपनी तरफ है। पक्का क्या सर? थोड़ा सा, ये थोड़े फ्रेंच है, और वो आपको सर बताइए आपके फ्रेंच के बीच में बनती नहीं, अंग्रेजों के फ्रांसीसियों के बीच में। और इन फ्रेंच को पता चला कि हम आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना 200 आए हुए साइड में खड़े, इनको थोड़ा देख लो। और दो हमारी तरफ भी कमांडर है, एक मीर मदान और एक मोहन लाल, ये दोनों नहीं मान रहे, इनको थोड़ा और देख लो। क्लाइव ने कहा ओके। क्लाइव ने अपने तोपची को कहा कि तोप लगा रहे फ्रांसीसियों पे। केवल वो एक फ्रांसीसियों की टुकड़ी, एक फ्रेंच रेजिमेंट और मोहनलाल और मीर मदान, इतने लोग नवाब के लॉयल थे, बाकी पूरी की पूरी आर्मी मीर जाफर के साथ हो गई थी। उनको थोड़ी देर में भून दिया गया था। वास्तव में प्लासी युद्ध नहीं था, विश्वासघात था। सेना मीर जाफर के नेतृत्व में नवाब के खिलाफ बगावत कर देती है, यूं कहो तो विश्वासघात कर लेती है। क्लाइव ने मीर जाफर को कहा कि नवाब तुम है। मीर जाफर को सेना कंधों पर उठा के नारे लगाती हुई गई, मीर जाफर जिंदाबाद के नारे। सिराजुद्दौला ने जब महल के ऊपर से देखा कि मीर जाफर जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो बंदा क्या समझेगा? अपने सेनापति के जिंदाबाद के नारे मतलब अपना सेनापति जीत गया। उसने ऊपर से पूछा कि हाँ मीर जाफर का नीचे आओ, जीत गए, मिठाई खाते हैं। और सिराजुद्दौला भाग के नीचे आया। जैसे नीचे आया, मीर जाफर का बेटा था मीरन, मीरन ने तलवार निकाली और गर्दन उड़ा दी उसकी। नवाब सिराजुद्दौला अपने सेनापति द्वारा मार दिया गया। क्लाइव ने मीर जाफर को नया नवाब बना दिया था। अंग्रेज बंगाल में घुसपैठ कर चुके थे। मीर जाफर अब उनकी कठपुतली से अधिक कुछ भी नहीं था। यह प्लासी का युद्ध है। युद्ध नहीं था, वास्तव में विश्वासघात था, जिसमें अंग्रेजों को बिना लड़े ही बंगाल प्राप्त हो गया था। मीर मदान, मोहनलाल और एक फ्रांसीसी टुकड़ी नवाब के प्रति वफादार थी।
अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया था, सिराजुद्दौला को मार दिया गया और क्लाइव ने मीर जाफर को नया नवाब बना दिया। हम अगली क्लास में और पढ़ेंगे कि किस प्रकार मीर जाफर और मीर कासिम के शासनकाल में अंग्रेजों का क्या बर्ताव रहा, किस प्रकार उन्होंने पहले प्लासी के युद्ध के बाद तो जहां केवल कठपुतली नवाब बनाने शुरू किए थे, धीरे धीरे उन्होंने बंगाल के राजस्व अधिकारों पर अधिकार किया और धीरे धीरे पूरे बंगाल को हथिया लेते हैं, पूरे बंगाल पर कब्जा कर लेते हैं। अगली क्लास में पढ़ेंगे आप। थैंक यू। हाँ जी, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अंग्रेजों के और बंगाल के रिलेशन कैसे थे। हमने पढ़ा कि बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने वाला था मुर्शिद कुली खान, जो कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में ऐसा करता है, और उसने मुर्शिदाबाद को राजधानी बना लिया था बंगाल की। इससे पहले राजधानी हुआ करती थी ढाका। उसके उत्तराधिकारी हुए पहले सुजाउद्दीन था, फिर सरफराज हुआ, और सरफराज के टाइम में जो बिहार का गवर्नर हुआ करता था अलीवर्दी खान, वो सरफराज को घेरिया के युद्ध में हराकर मार देता है और बिहार का जो गवर्नर अलीवर्दी खान है बंगाल का नवाब बन जाता है। अलीवर्दी खान ने यूरोपियंस के बारे में कहा था कि ये मधुमक्खियों के समान है, जो यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देती है और छेड़ा जाए तो काट लेती है। अलीवर्दी खान ने अपने नाती या दोहिते सिराजुद्दौला को अगला नवाब बना दिया। अतः सिराजुद्दौला की जो मौसी थी घसीटी बेगम वो उसके खिलाफ हो गई, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग उसके खिलाफ था, कलकत्ता का एक अधिकारी माणिक चंद उसके खिलाफ हो गया, राय दुर्लभ उसके खिलाफ हो गया था, जगत सेठ उसके खिलाफ थे, सॉरी जगत सेठ और राय दुर्लभ खिलाफ हो गए थे। माणिक चंद तो तब तक इसके साथ में था शुरू में तो, और मीर जाफर जो सेनापति था वो उसके खिलाफ था। और कंपनी जो थी वो इन विद्रोहियों को शरण दिया करती थी। कंपनी ने दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। दस्तक मैंने समझाई दिया था आपको क्या चीज थी कि एक परमिशन लेटर होता था जिसे कंपनी को टैक्स के अंदर छूट मिला करती थी, और वो कंपनी के ट्रेड के लिए थी, लेकिन कंपनी के कर्मचारी पर्सनल ट्रेड करने लग गए थे। इंडियंस जो मर्चेंट्स थे उनको भी वो दस्तक दे दिया करते थे। इस वजह से सिराजुद्दौला नाराज था कंपनी से। वो एक दिन कासिम बाजार फैक्ट्री का निरीक्षण करने दिया, कंपनी ने उसे निरीक्षण नहीं करने दिया तो वो कलकत्ता पर कब्जा कर लेता है, कलकत्ता को माणिकचंद को सौंप देता है। और इसी दौरान एक घटना हुई 20 जून 1756 को, जिसे हम ब्लैक होल घटना के नाम से जानते हैं, जिसमें नवाब के कर्मचारी 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर देता है। अगले दिन उनमें से केवल 23 अंग्रेज जिंदा बचते हैं। ये जानकारी हमें होलवेल देता है। ये जानकारी जब मद्रास गई तो मद्रास से क्लाइव और वाटसन आए, माणिकचंद ने उनको कलकत्ता की चाबियां सौंप दी, और बाद में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 को, और जिसमें कहा गया कि जो नवाब ने हमला किया था इसकी वजह से वो युद्ध हर जाना देगा, कंपनी कलकत्ता की किलाबंदी कर सकती है, नवाब ने जो भी उनके ट्रेड राइट्स खत्म कर दिए थे वापस शुरू किए जाएंगे, और कंपनी नवाब के जो विरोधी है उनको शरण नहीं देगी। पर दोनों पक्षों ने जो संधि थी, जो ट्रीटी थी, उसको फॉलो नहीं किया। न नवाब ने युद्ध हर जाना दिया, न कंपनी ने विरोधियों को शरण देना बंद किया। तो बाद में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसे हम प्लासी युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर अंग्रेज सेनापति क्लाइव से जाकर पहले ही मिल गया था। केवल सिराजुद्दौला की तरफ से मीर मदान और मोहनलाल और एक फ्रांसीसी टुकड़ी ही उसके वफादार थे, और इस प्रकार प्लासी युद्ध में बिना युद्ध के अंग्रेजों ने मैदान जीत लिया। प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं बल्कि विश्वासघात था। जैसा कि हम पन्नीकर कहते हैं कि बंगाल के धनी सेठों ने और बंगाल के सेनापतियों ने बंगाल के नवाब को अंग्रेजों के हाथों में बेच दिया था। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और अंग्रेजों ने मीर जाफर को नया नवाब बना दिया। हम अब मीर जाफर के बारे में पढ़ेंगे। अब जब अंग्रेजों ने नवाब बनाया है तो हम कह सकते हैं कि वो अंग्रेजों का कठपुतली था, अंग्रेजों का कठपुतली हुआ करता था। और उसमें भी उसको बनाने वाला कौन है? उसको बनाने वाला क्लाइव है। तो उसका नाम इतिहासकारों ने बड़ा जोरदार निकला है कि वो क्लाइव का गिद्दड़ है। तो क्या कहा जाता था उसको? क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता था, जकाल ऑफ क्लाइव कहा जाता था। उसने खाली क्लाइव को 2,34,000 पाउंड दिए थे। 2,34,000 34,000 पाउंड लिखा है, केवल क्लाइव को इतने रुपए दिए थे। और कंपनी को भी कलकत्ता के आसपास की जमीन दी थी। मतलब इतनी जमीन थी लगभग कि कंपनी को 5-6 लाख रुपए की इनकम हुआ करती थी उस जमीन से उस टाइम में। तो खूब सारे रुपए दिए थे। मैकालेन लिखता है कि मतलब इतने रुपए दिए थे कि उनको यूं बोरों में भर भर कर लाना पड़ गया था, चांदी के सिक्के दिए गए थे। क्लाइव कहता है कि जब मैं राजधानी में घुसा था और उस समय जब मैंने वो इतने सारी मुद्रा देखी, चांदी और सोने के सिक्के देखे, तो मेरा मन तो ये किया कि मैं उन पे लौट जाऊं। इतना अधिक रुपया था। बंगाल भारत का जो सर्वाधिक धन्य वाला प्रदेश था अब अंग्रेजों की गिरफ्त में आ चुका था। मीर जाफर उनके कठपुतली शासक के रूप में, क्लाइव के गिद्दड़ के रूप में उन पर धन लुटा रहा था और उनके समर्थन से ही राजा बना हुआ था। सबसे बड़ी बात थी कि प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर के रूप में जैसे कंपनी अपना एक राजा बिठाती है, तो कंपनी जो पहले केवल ट्रेड का काम किया करती थी, पहले केवल एक राजनीतिक शक्ति हुआ करती थी, धीरे धीरे एक पॉलिटिकल पावर बनता जा रही है। कि अब तक उसका काम केवल व्यापार करना था, व्यापार के लिए राजा महाराजाओं से मिला करती थी, उनसे टैक्स में छूट लिया करती थी, लेकिन अब कंपनी अपने बंदे को राजा बना रही है कि हमारा ये होगा। पॉलिटिकली के साथ साथ में अब जो कमर्शियल के साथ साथ में अब वो पॉलिटिकली एक्शन जो हुआ करती थी उनके अंदर भी रुचि लेने लग गई थी। ये मीर जाफर है भाई आपके। कंपनी को इसने 24 गांव दिए, तो मैंने बताया आपको कलकत्ता के आसपास के अंदर जमीन दी थी, जिससे उसको 5-6 लाख रुपए की कंपनी को अर्निंग हुआ करती थी। पर अब मीर जाफर तंग आ गया। कंपनी का जो डिमांड थी, कंपनी मीर जाफर से जो प्राप्त करना चाहती थी, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कंपनी की भूख लगातार बढ़ती जा रही थी। अक्सर वो थोड़े दिनों में इस मीर जाफर के पास में वापस रुपए लेने के लिए आ जाते। मीर जाफर ने बीच के अंदर उनको वर्धमान और नदिया जिले कुछ टाइम के लिए और दिए थे, पर कंपनी को लगा कि नहीं, यहां से भी इतनी इनकम नहीं होती। जब कंपनी ने ज्यादा तंग करना शुरू किया, उन्हीं दिनों में कंपनी के, अंग्रेजों की कंपनी के और डचों वाली कंपनी के बीच में विवाद चल रहा था बंगाल में। मैंने बताया था डचों का भी बंगाल में चिनसूरा मुख्य सेंटर है, इधर अंग्रेजों का मुख्य सेंटर कलकत्ता है, और अंग्रेजों का जो बंदा है मीर जाफर वो राजा बना हुआ है। मीर जाफर को लगा यार अंग्रेजों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, और कहा गया कि मीर जाफर ने डचों से बातचीत करनी शुरू की। डचों का यार आप मेरा साथ दो और अपने मिलकर अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाल देते हैं। डच खुद तैयार थे, डचों का वैसा हम तो पूरे तैयार है, हम साथ दे देंगे आपको। उसी दौरान एक मुगल राजकुमार अली गौहर, जो बाद में शाह आलम सेकंड के नाम से मुगल बादशाह बनता है, बंगाल के अंदर हुआ करता था, तो उसने अली गौहर से भी बातचीत की। अली गौहर ने कहा मैं भी तैयार हूं, पर है तो मेरे पास कुछ नहीं, फुक रहा हूं, तुम और डच मिलकर कुछ कर लो, बाद में अपने भी देख लेंगे, जो करना होगा करना होगा। तो कुल मिलाकर मीर जाफर डचों के साथ में बातचीत कर रहा था किस प्रकार निकाला जाए, और हाय रे किस्मत मीर जाफर की, डच अंग्रेजों से हार गए। हम पहले पढ़ चुके हैं 1759 में बैटल ऑफ बिदारा या वेदरा का युद्ध या चिनसूरा का युद्ध या हुगली का युद्ध हुआ, और उसके अंदर अंग्रेज डचों से हार जाते हैं, सॉरी डच अंग्रेजों से हार जाते हैं, और डचों की जो संपूर्ण प्रतिष्ठा थी यहाँ पर वो खत्म हो गई। डच उसके बाद इंडोनेशिया चले गए, वहां पे जाके मसालों का व्यापार करने लगे।
अब जब अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया 1759 वाले युद्ध में, वेदरा के युद्ध में जब हरा दिया, तो अंग्रेजों ने कहा, कह रहा वो डचों की हेल्प कौन कर रहा था? कहिए, क्लाइव। अपनी बिल्ली अपने को म्याऊं, अपना ही बनाया हुआ राजा और अपने को ये बांध के दिखा रहा है। और उस समय जो बंगाल में गवर्नर हुआ करता था, क्लाइव तो यहां से चला गया था, उस समय गवर्नर हुआ करता था वेंसीटाट। और वेंसीटाट ने कहा किसको हटाया जाए? मीर जाफर को हटाया। और मीर जाफर को हटा के बनाया किसको जाए? तो आपकी बार मीर जाफर का सेनापति हुआ करता था मीर कासिम। मीर कासिम ने कहा साहब एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, मौका तो देके देखें, खरा नहीं उतरा तो बंदे को कहना। और अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा दिया और मीर कासिम को बना दिया। अंग्रेजों की सेना आई, जैसे किले को घेरा, मीर जाफर समझ गया बेचारा कि फालतू में लड़ने में कोई मतलब है नहीं, मीर जाफर ने गद्दी छोड़ दी और मीर कासिम को उसकी जगह बना दिया गया। हालांकि मीर जाफर ने मीर कासिम को जरूर कहा कि मीर कासिम यार तुम मेरे सेनापति हो, तुम मेरे खिलाफ ऐसे कैसे कर सकते हो? और मीर कासिम ने उसको जवाब दिया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आपने सेम जो सिराजुद्दौला के खिलाफ किया था वो अब आपके खिलाफ हो रहा है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे अपने आप में। आपने बुरा किया सिराजुद्दौला के साथ, तो अब आपके साथ में बुरा हो रहा है। इसे बंगाल की पहली क्रांति कहा जाता है, फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ बंगाल, कि भाई किस प्रकार से एक राजा को हटा के वो दूसरे राजा को बना रहे। सॉरी, पहली तो होगी, ये दूसरी। पहली जो मीर जाफर को बनाया था वो, और ये होगी दूसरी। पहली तो मीर जाफर को बनाने वाली, कि जब उन्होंने सिराजुद्दौला को हटा के मीर जाफर को बना दिया, और ये होगी दूसरी जब वो मीर कासिम को बना रहे। याद रहे तो कर लेना, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। ये तो नाम याद रह जाएंगे, किस किस को हटा किस किस को बनाया गया। ये पहले सिराजुद्दौला को हटा के उन्होंने मीर जाफर को बना दिया, अब मीर जाफर को हटा के इसको बना दिया मीर कासिम। मीर जाफर को बना के चला गया था क्लाइव, और मीर कासिम को बना रहा है इस टाइम आपके वेंसीटाट बना रहा है। अब मीर कासिम, अलीवर्दी खान के जितने उत्तराधिकारी हुए उनमें सबसे योग्य कोई बंदा है तो मीर कासिम, वाकई बहुत योग्य बंदा था। 1760 में वेंसीटाट के साथ में समझौता करता है और इसने कहा कि मैं मीर जाफर से आपको ज्यादा दे दूंगा, आप मुझे नवाब बना दीजिए। कंपनी इस बात के लिए तैयार बैठी थी, तो उसने क्या दिया? तो पहले मीर जाफर क्या दे रहा था? तो 24 गांव का एक छत्र दिया हुआ था कंपनी को। इसने कहा मैं पूरे 3 जिले दे दूंगा आपको। क्या क्या 3 जिले दिए? तो इसने एक दिया चटगांव, एक दिया मिदनापुर और एक दिया बर्धमान। बंगाल के 3 जिले पड़ते हैं। चटगांव तो अब अपना उधर बांग्लादेश की तरफ ही चला गया, पहले बंगाल और बांग्लादेश दोनों को मिला के अपने बंगाल बोलते थे। तो चटगांव, मिदनापुर, बर्धमान के 3 जिले, 24 गांव नहीं, जिले रखो पूरे के पूरे 3। तो उधर असम के अंदर एक जगह पड़ती थी सिलहट, और सिलहट में चूने का व्यापार हुआ करता था। इसने कहा सिलहट में जितना भी चूने का व्यापार होता है ना भाई साहब 50-50, आधा आपका आधा मेरा, तो 50% हिस्सा सीधा सीधा दे दिया। ये 1760 की बात है, जब मीर जाफर को हटा के कंपनी का गवर्नर वेंसीटाट मीर कासिम को बना रहा है। उसी टाइम ये घटनाएं जब बंगाल में चल रही है, मद्रास के अंदर अंग्रेजों वाली कंपनी फ्रांसीसी कंपनी से लड़ रही है। और आप जानते हो 1760 में वाड़ीवास का युद्ध, जिसमें आयरकुट, बुसी और लाली के खिलाफ लड़ रहा था। इसलिए कंपनी को मद्रास में लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। तो कंपनी ने मीर कासिम को कहा कि बाकी सब छोड़, हमारी जो साउथ में लड़ाई चल रही है उसमें क्या हेल्प कर सकता है? मीर कासिम ने कहा मांग के देखिए यार, उधर रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए उसके लिए। कंपनी को साउथ में लड़ने के लिए कितने रुपए दे दिए जाएंगे? तो 5 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। तो मीर जाफर को मिला के वो 3 चीजें कहता है, सॉरी मीर कासिम उनको, एक तो कहता है मैं 3 जिले दे दूंगा आपको। कौन कौन से? चिटगांव, मिदनापुर और बर्धमान, ये 3 जिले रख लो, यहां से जितनी इनकम आती है वो आप रखोगे। असम में जो सिलहट है, वहां पे जो चूने का व्यापार किया जाता है, उस चूने के व्यापार में 50-50 कर लेंगे अपने। और कंपनी जो साउथ में युद्ध लड़ रही है उसके लिए 5 लाख रुपए और लेके चले जाओ। कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी ने कहा ठीक है भाई, ये तो अपने आप में समझौता अपने अच्छा हो गया था। पर मीर कासिम बड़ा इंटेलिजेंट बंदा था। मीर कासिम जानता था कि अंग्रेजों का पेट भरेगा नहीं। वो सेनापति के रूप में मीर जाफर की जो हालत हुई थी उसको देख चुका था वो, कि अंग्रेजों ने जब मीर जाफर को हटा के मुझे बनाया है तो कल को मुझे हटा के तीसरे को बना देगा। इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल भी जरूरी है। एक बार समझौता कर लिया ठीक, एक तो उसने अपनी राजधानी चेंज की। पहले राजधानी ढाका हुआ करती थी, मुर्शिद कुली खान राजधानी को मुर्शिदाबाद लेकर आ गए थे। इसने कहा मुर्शिदाबाद इधर कलकत्ता के पास में पड़ता है, बंगाल में पड़ता है, यहाँ अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इसलिए राजधानी किसी ऐसी जगह पर लेकर जाए जहां थोड़ा सा इन्फ्लुएंस अंग्रेजों का कम हो, शांतिपूर्ण वातावरण में जाके काम कर सके। और वो राजधानी को बिहार में लेकर आया। बिहार में एक जगह पड़ती थी मुंगेर। और किसी टाइम में जब पाल राजाओं का कब्जा हुआ करता था, पाल वंश बंगाल में हुआ करता था, तो पालों की राजधानी इधर मुंगेर हुआ करती थी। तो राजधानी के रूप में एक शहर तो विकसित था ही, तो राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहां लेकर आ गया था? मुंगेर लेकर आ गया था। उड़ीसा तक इधर तक हुआ करता था। तो पहले किसी टाइम के अंदर जो बंगाल था उसका विस्तार तो बिहार ये सब उसके अंग ही हुआ करते थे, तो मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर। मीर कासिम ये बात बहुत अच्छे से जानता था, शीशे की तरह साफ थी उसके सामने, कि एक दिन अंग्रेजों से लड़ाई तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा। तो जब अंग्रेजों से लड़ाई करेंगे तो अंग्रेजों से लड़ने के लिए अंग्रेजों जैसी सेना चाहिए। वो प्लासी के युद्ध में या उससे पहले जो भी लड़ाइयां हो रही थी डचों के अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों के फ्रांसीसियों के बीच में, वो सब भी वो देख रहे थे। उनको पता चल रहा था कि अंग्रेजों की सेना है वो हाईली डिसिप्लिन्ड है, टेक्नोलॉजी ज्यादा इनके पास, हथियार ज्यादा अच्छे हैं उसके पास। तो उसने मुंगेर के अंदर एक कारखाना लगवाया, हथियार बनाने का कारखाना लगवाया। और वहां पे तोड़ेदार बंदूकें बोलते थे, अंग्रेजों के पास में उस समय बंदूकें हुआ करती थी तोड़ेदार, मैचलॉक गन्स। वो मैचलॉक गन्स वगैरह बनानी वहां पर शुरू की, तोड़ेदार बंदूकें बनानी वहां पर शुरू की, यार ये बना। वो ये भी जानता था कि अपनी सेना को लड़ने के तरीके नहीं आते, अपने भाले ले लेके भागते हैं खाली, लेफ्ट राइट नाम की भी कोई चीज होती है। तो अपनी सेना को यूरोपियन प्रणाली से प्रशिक्षित किया। रोम में रहना है तो रोमन वासियों की तरह रहना होगा, अंग्रेजों के साथ रहना है तो अंग्रेजों की तरह सीखिए, ताकि कल को लड़ाई भी हो तो अपनी चीजें ये काम है। अब फिर उसने देखा कि यार जब कठपुतली राजा बनते हैं ना, तो हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि जब राजा दमदार नहीं होता तो उसके मंत्री, कर्मचारी, अधिकारी सारे पावरफुल हो जाते हैं और कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। इवन जो राजस्व अधिकारी हुआ करते थे, वो पटवारी ग्राम सेवक हुआ करते थे, वो भी यार राजा को पूरा टैक्स ला के नहीं देते और बीच के अंदर टैक्स खजाया करते थे। उसको पता चला कि यार एक टैक्स होता है खिजरी जमा, खिजरी जमा नाम करके टैक्स हुआ करता था, जो किसानों से रेवेन्यू ऑफिसर तो ले लिया करते थे पर बाद में आगे जमा नहीं करवाते थे। उसने सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स को जिन जिन के ऊपर वो बकाया था उन सबको बुलाया
और बुला के कहा भाई साहब इतने दिन का टाइम है, फटाफट रेवेन्यू जो बकाया है आप पर, ये जो खिचड़ी जमा है बकाया, ये ला दो, नहीं ला के दो तो मारूंगा मैं सबको। जिन्होंने ला दिया उनको ला दिया, बाकी सब उसने हटा दिया या सजाएं दी, जेल के अंदर डाल दिया, कहीं को मार दिया था। तो याद रखना उसने रेवेन्यू ऑफिसर से एक टैक्स ले लिया था खिचड़ी जमा नाम करके। कई बार को ये पूछ लेगी खिचड़ी जमा नामक टैक्स किससे लिया गया था, किसानों से, राजस्व अधिकारियों से, अंग्रेजों से, इनमें से कोई नहीं, तो रेवेन्यू ऑफिसर से उसने टैक्स ले लिया था। इसी प्रकार इसमें लिखा, मैं एक बताता हूँ, उसने बिहार का एक वाइस गवर्नर हुआ करता था, नायब सूबेदार हुआ करता था, वो उसकी बातें नहीं मान रहा था। नायब सूबेदार था रामनारायण, बिहार का वाइस गवर्नर था, डिप्टी गवर्नर था, रामनारायण नाम करके बंदा। और मीर जाफर के टाइम से ही वो नवाब की बात माननी बंद हो गया था। मीर जाफर तो ताकतवर ही नहीं था, क्या ही तो बात मनवाता। अब मीर कासिम ने कहा कि तू वहम में मत रहना कोई, कि अब भी तेरा कुछ नहीं होगा, तू सारी जो चीजें हैं वो मुझे बताएगा, टैक्स वगैरह सारे मुझे लाके देगा। पर रामनारायण उसकी आज्ञा नहीं मान रहा था। नवाब इस बात को कैसे सहन करता है कि उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया जा रहा है। ये वोलेशन तो बहुत गलत चीज थी, ऑर्डर कोई नहीं मान रहे आप, मरवा दिया था उसने। तो बिहार में नायब सूबेदार रामनारायण जो उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा था उसको मरवा देता है। अब मीर कासिम ये भी बहुत अच्छे से जानता था कि किसी भी राज्य को पॉलिटिकली मिलिट्री के तरीके से साउंड करना है तो सबसे अधिक आपके पास पैसे होने चाहिए, बिना पैसे के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, राजा के पास पैसे कहां से आएंगे, तो टैक्स। तो उसने टैक्स जो खिचड़ी जमा था उसको वापस लेना शुरू किया। एक कहते पुराने करों पर एक नया कर, 3/32 भाग का एक नया कर और लगाना शुरू किया। और उसको लगा इस तरीके से टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, किसानों पे तो कितने टैक्स बढ़ा दोगे आप, लिमिट होती है अपने आप में खेती की, तो कोई टैक्स ज्यादा आते हैं आपके व्यापार वाणिज्य से, और व्यापार वाणिज्य के टैक्स कम होते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि व्यापार करती थी कंपनी, और कंपनी और दस्तक का दुरुपयोग करने लग गई थी। कंपनी को यह कहा हुआ था कि कंपनी दस्तक जो एक परमिशन लेटर उसके द्वारा कंपनी का ट्रेड किया जा सकता है, पर कंपनी पर्सनल ट्रेड करने लग गई थी, पर्सनल ट्रेड किया करती थी, इस वजह से घटा हुआ करता था। वो जो टैक्स नवाब के पास आना चाहिए था आता नहीं था। कंपनी भारतीय व्यापारियों को दस्तक दे दिया करती थी, और वो भारतीय व्यापारी भी टैक्स जमा नहीं करवाते। अब जब नवाब को लगा, नवाब ने कई बार कंपनी को कहा यार मत किया करो, तुम बाकी छोड़ो यार, तुम कंपनी का व्यापार करो, समझ में आ गई बात, तुम्हारा पर्सनल ट्रेड भी कर लो तो यार एक बार आंख बंद कर ले आदमी, ये कंपनी के माल के साथ 5-7 किलो अपना माल लेके, यार तुम हमारे वाले व्यापारियों को भी ये दस्तक देके आधे पैसे तुम ले लेते हो टैक्स के, तो आधी बचत उसके हो जाती है, आधी तुम्हारी हो जाती है, मैं खाली रह जाता हूँ एकदम। और कंपनी पर इन चीजों को मान नहीं रही थी। उसके एक बात समझ में आई कि भारतीय व्यापारी भी मेरे को टैक्स तो नहीं देते, क्योंकि वो कंपनी की दस्तक लेके आ जाते हैं और कंपनी को आधा रुपया चुका देते हैं टैक्स का। अपने पास जब आ ही नहीं रहा तो ये काहे क्यों जाए कि हम भारतीय व्यापारी से टैक्स लेते हैं। और उसने घोषणा की कि किसी पर किसी भी प्रकार का टैक्स लगेगा ही नहीं। अपने पास तो आना नहीं है, ये कंपनी के पास जो आधा जाता है ये क्यों जाए। अब भारतीय व्यापारियों को कह दिया गया कि तुम पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। अब कंपनी यदि भारतीय व्यापारियों को कहती कि तुम दस्तक ले जाओ, उसकी जरूरत है, पहले टैक्स लगता था तब जरूरत थी, अब हमारे पे तो कोई टैक्स लगता ही नहीं। ये उसने बड़ा जोरदार किया, उसने सभी प्रकार के इंटरनल टैक्सेस जीते भी थे उनको खत्म कर दिया, किसी भी प्रकार के आंतरिक कर जो भी है वो लिए नहीं जाएंगे। तो याद रखना क्या क्या सुधार किया उसने। राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर गया ताकि अंग्रेजों का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, उसे बचा जा सके। मुंगेर के अंदर तोड़ेदार बंदूक या मैचलो गन्स जो होती थी उनका एक कारखाना लगवाया। अपनी सेना को भी यूरोपियन प्रणाली से प्रशिक्षित किया। फिर कहा यूरोपियन प्रणाली से प्रशिक्षित करेगा कौन, तो आर्मेनिया से एक बंदा लाए थे, गुरगिन खान। गुरगिन खान कहा था तू सिखा यार, आर्मेनियन था। इसने कहा ठीक है मैं सिखा दूंगा। तो बंदे और बाहर से बुलवाए। बिहार के उप सूबेदार रामनारायण को इसने दंडित किया, राजस्व अधिकारियों से खिचड़ी जमा नाम का टैक्स ले लिया, और सभी प्रकार के आंतरिक करों को समाप्त कर दिया। ये आंतरिक करों को समाप्त किया तो अंग्रेजों को मिर्ची लगी, और अंग्रेजों ने कहा कि तू ये आंतरिक कर क्यों खत्म कर दिया। उसने कहा भाई साहब मेरा राज्य, मेरा टैक्स, मेरा व्यापार, मेरे लोग, जी मैं तो लूं, जी मैं तो नहीं लूं, तुम कौन हो तो ये बताने वाले कि मुझे ये टैक्स लेना चाहिए या टैक्स नहीं लेना चाहिए। और अंग्रेजों ने कहा नहीं नहीं ये टैक्स तो तेरे को लेना पड़ेगा। उसने कहा मुझे सब समझ में आता है, इस टैक्स से तुम्हें फायदा होता है क्योंकि तुम दस्तक का दुरुपयोग करते हो, मिसयूज करते हो, भारतीय व्यापारियों को दस्तक देते हो, टैक्स के आधे पैसे खुद रख लेते हो, उसका टैक्स लगता नहीं है तो उसके आधा फायदा उसके हो जाता है, अब मैं टैक्स लूंगा ही। इन बातों पर तनातनी होनी शुरू हुई। मैं एग्जैक्टली अच्छे शब्दों में बोलूं तो यह है कि नवाब अपने अधिकारों को बचाना चाहता है कि कम से कम जो मेरे अधिकार है वो तो मेरे पास बने रहे, और कंपनी अपनी राजनीतिक शक्तियों को बढ़ाना चाहती है। कंपनी जो भी पॉलिटिकल पावर है उसका दुरुपयोग कर रही है, नवाब कंपनी से बचने का प्रयास कर रहा है। अब जब दोनों के एम्बिशंस टकराएंगे, दोनों के एरियाज क्लेश करेंगे, स्वाभाविक बात है दोनों के अंदर लड़ाइयां होगी। तो दोनों में लड़ाइयां हुई। पहले 2-3 छोटे छोटे से युद्ध हुए, एक करवा का युद्ध, एक गिरिया का युद्ध, एक उद्यानों का युद्ध, छोटी छोटी झड़पें होती है वहां पर। इन दोनों तीनों के अंदर हार गए। पर एक दिन मीर कासिम पटना के अंदर 148 के आसपास अंग्रेजों को मरवा देता है। अंग्रेज उस घटना से बड़े नाराज हुए, तो एक ऑर्डर देता है, वो अपने एक सेनापति को पकड़ता है, अंग्रेजों को अगर वो मार दिया जाए। पटना हत्याकांड हुआ, 148 अंग्रेज मरवा दिए उसने। इस बात से अंग्रेज बड़े नाराज हुए, उन्होंने कहा अब तो बदला लिया जाएगा, ढंग से बदला लिया जाएगा। मीर कासिम को लगा पार नहीं पड़ेगी, बंगाल में रहकर अंग्रेजों से पार नहीं पड़ सकती, तो बंगाल के टच करता हुआ राज्य पड़ा करता था यूपी। यूपी को उस टाइम ये मान लो बंगाल, और यूपी को उस टाइम बोला करते थे अवध। और अवध का एक नवाब हुआ करता था सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला अवध का नवाब था। इसी टाइम जो दिल्ली है अपनी, दिल्ली का मुगल बादशाह तो वास्तव में शाह आलम सेकंड है, याद करना बात, अपनी पुरानी पढ़ी हुई है ये बात है। पर शाह आलम सेकंड को उसके रिश्तेदारों ने दिल्ली से भगा दिया, उसके बेचारे की दिल्ली में चली नहीं रही है। वो मुगल बादशाह तो बन गया पर नहीं बना हुआ भी, कि उसको बाद दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे। वो बेचारा यहाँ यूपी के आसपास वाले इलाकों के अंदर कोई तोड़ फोड़ करके लूटपाट करके अपना काम का चला रहा था। कुल मिला के शाह आलम सेकंड भी इधर यूपी के आसपास घूमे, और मीर कासिम भी भागकर इधर यूपी में आ गया, अवध के सुजाउद्दौला के पास आ गया। और उसने सुजाउद्दौला को आकर कहा कि सुजाउद्दौला मेरी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही है और तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। सुजाउद्दौला ने कहा मैं क्यों दूं, लड़ाई तेरी और अंग्रेजों की। उसने कहा देख यदि मैं बंगाल में हार गया ना तो अंग्रेजों की जो बाउंड्री है वो तेरे टच करेगी। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक दिन बारी तो तेरी आनी। फिर मुसलमान मुसलमान भाई है,
मजहब नाम की भी कोई चीज होती है। फिर इंडियन है यार अपने, ये बाहर से आई हुई एक पावर है, इसके खिलाफ तो भाइयों भाइयों की तरह मिलकर लड़ना चाहिए अपने को। सुजाउद्दौला तैयार हो गया, सुजाउद्दौला ने कहा ठीक मैं तेरे साथ हूं। मुगल बादशाह को बताया कि तेरे पास और कुछ तो नहीं पर नाम तो है कि मुगल बादशाह है, और तू क्या इधर ये लूटपाट करते हुए घूमता रहा चबंदों की तरह। उसने कहा भाई साहब उधर दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे। मीर कासिम ने कहा तू हमारा साथ दे, हमारे साथ लड़ाई कर, अपने तीनों मिलकर लड़ेंगे तो उसको हरा ही देंगे, और अंग्रेजों को हराने के बाद हम गारंटी लेते हैं दिल्ली बिठा के आएंगे, तेरे रिश्तेदारों को बता देंगे कि तू क्या चीज है। सालम सेकंड ने कहा पक्का इंतजाम करोगे ना आप मेरे लिए? अरे का विश्वास नहीं, तो कहा ठीक। तीन लोगों ने गठबंधन बनाया, बगोड़ा मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम। अंग्रेजों को जब पता चला कि इनके बीच में तो गठबंधन और बनता जा रहा है, तो अंग्रेजों का अब तो लड़ना पड़ेगा, यूं तो कल कोई और लोगों को भी मिला लेंगे। तो अब एक युद्ध होता है भाई, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। इधर मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब है, सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब है, शाह आलम सेकंड जो कि मुगल बादशाह है, तीनों मिले हुए। सामने अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो, नाम से देखिए सेनापति लगता है, हेक्टर हेक्टर नाम से यूं फीलिंग से आती है यार लड़ने वाला बंदा। और देखिए आप इधर कम से कम 40 से 50 हजार लोग, तीनों की सेना मिला के 40 से 50 हजार, इधर 7,000 आदमी लेके आया था हेक्टर मुनरो। भाई साहब इस हेक्टर मुनरो ने इन तीनों को भगा भगा के मारा था, केवल उन 7,000 ने अपने वालों को बिखेर के रख दिया था पूरी तरीके से। उस दिन समझ में आई कि अंग्रेजों की जो मिलिट्री सुपरमेसी है वो हमसे बहुत 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 आगे है। बाकी हम कितने कारण पढ़े भले ही कि हम ये कर लेते तो अंग्रेजों के गुलाम नहीं होते, ये कर लेते तो अंग्रेजों के गुलाम नहीं होते, पर हमें होना था, क्योंकि अंग्रेज भौतिक सभ्यता के मामले में हमसे 100 वर्ष आगे चल रहे थे। हम अभी तक मध्यकाल के अंदर जी रहे थे और अंग्रेज आधुनिक काल के अंदर प्रवेश कर चुके थे। उनकी सब चीजें प्रोग्रेसिव थी, हम अभी तक रिग्रेसिव थे। युद्ध में शुरुआत की झड़प के अंदर जैसे ही लगा कि अंग्रेज जीतने वाले हैं, बहुत शुरुआत वाले क्षणों में पता चल गया था, 1 घंटे 2 घंटे में कि अंग्रेज जीतेंगे, तो शाह आलम सेकंड भाग के हेक्टर मुनरो के पास चला गया। उसने भाई साहब काली गाय हूं तेरी, धूड़ खाई इनके साथ चला गया, आइंदा से नहीं जाऊंगा मैं। हेक्टर मुनरो ने कहा एक बार तो मुर्गा बनता साइड के अंदर, बाद में देखेंगे। थोड़ी देर में और पता चला यार अंग्रेज और हावी होते जा रहे थे, मीर कासिम भाग गया। मीर कासिम को पता था कि यदि अंग्रेजों ने अपने को पकड़ लिया तो अपने से तो ऊपर चमड़ी उतार उतार के नमक मिर्च लगा देंगे, तो मीर कासिम भाग जाता है यहाँ से। बचा कौन? सुजाउद्दौला, ना लेना ना देना, ये हेक्टर मुनरो के सामने है। मीर कासिम भाग गया, शाह आलम सेकंड पैरों में जाके पड़ गया पहले ही, सुजाउद्दौला हारने के बाद अंग्रेजों ने पकड़ लिया। बक्सर का युद्ध जीत गए अंग्रेज। प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं विश्वासघात था, बीट ट्रायल था, जिसमें बिना लड़े ही सेना अंग्रेजों से मिल गई थी। मीर जाफर सिराजुद्दौला के साथ में विश्वासघात कर लेता है, पर बक्सर जो है वो विश्वासघात नहीं है, वो अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता की लड़ाई है। बक्सर ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगाई थी। प्लासी से जो एक अंग्रेजों का पॉलिटिकल पावर के रूप में डेवलपमेंट शुरू हुआ था, बक्सर में आके उस डेवलपमेंट को स्टेबिलिटी मिलती है। आप यूं देखिए इस बात को कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे उर्वर प्रदेश का नवाब अंग्रेजों के डर से भाग चुका है, अब बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा है। गंगा यमुना के दुआब वाले अवध का नवाब उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। देश का मुगल बादशाह भले ही वो नाम मात्र के हो, हेक्टर मुनरो के सामने गिड़गिड़ा रहा है। अचानक पूरा उत्तर भारत अंग्रेजों के कब्जे के अंदर था। दिल्ली से लेकर अवध से लेकर ठेठ बांग्लादेश तक का एक भरा पूरा उपजाऊ उर्वर प्रदेश अंग्रेजों के सामने था। हेक्टर मुनरो के तो समझ में नहीं आया क्या किया जाए इन लोगों के साथ। अंग्रेज इतना सोच के नहीं आए थे। अंग्रेजों को लगा था यार आर्मी लेके जाएंगे, मीर कासिम सॉरी बोल देगा, थोड़े पैसे उसे और ले लेंगे, या थोड़ी मोटा युद्ध होगा तो उसमें हरा के मीर कासिम को पकड़ के या तो दूसरे को बना देंगे, इसको जेल में डाल देंगे। यहाँ तो मामला अलग है। 3 राजा एक साथ हार चुके हैं, एक राजा रियासत छोड़ के भाग चुका है, 2 राजा आपके सामने मुर्गे बने हुए। क्या किया जाए इनके साथ? हेक्टर मुनरो ने कहा मुझे नहीं पता क्या किया जाए, मुझे तो केवल लड़ना आता है। लड़ लिया यार, युद्ध जीत गए। ये बात करता कौन था? पहले कौन करता था अपनी तरफ से? यार पहले अपनी तरफ से तो क्लाइव करता था। कलकत्ता पे सिराजुद्दौला ने कब्जा किया था, तब भी क्लाइव ने की थी। फिर मीर जाफर को भी क्लाइव ही बना के गया था। क्लाइव कहां है आजकल? क्लाइव तो 1760 में वापस चला गया, लंदन चला गया। पहला कार्यकाल उसका इतना ही था, 1760 में खत्म हो गया उसका कार्यकाल बंगाल के गवर्नर के रूप में। तो बुलाओ यार उस आदमी को। आप इस बात को यूं देखिए कि योग्यता की क्या पहचान होती है। जिस बंदे को वापस इंग्लैंड भेज दिया गया था कि तुम्हारा कार्यकाल खत्म हो गया है, उसको भारत बातचीत के लिए बुलाया गया। यार बिना क्लाइव के तो बात नहीं पड़ेगी। 1765 में एक बार फिर क्लाइव दूसरी बार भारत आता है। क्लाइव वह व्यक्ति है जो 2 बार बंगाल का गवर्नर बना था, पहले 1757 से 1760 और दोबारा 1765 से 1767 67 तक। क्लाइव को बुलाया गया और क्लाइव को बुला के क्लाइव कर यार इनका कुछ ना कुछ काम। लिखा हुआ युद्ध के बीच में शाह आलम सेकंड अंग्रेजों के पास चला गया, मीर कासिम भाग गया। मीर कासिम तो फिर पता ही नहीं चला किधर चला गया था। मीर कासिम मरा 77 के आसपास, जंगलों में भटकता रहा था बापड़ा, बहुत दुर्गति होकर मरा था लास्ट में। तो अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया, रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड से वापस बुलाया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा बात क्या हुई? जब ऐसे ऐसे बक्सर वाला युद्ध हुआ, वो भाग गया जिससे हम लड़ने आए थे, वो ये 2 जमूरे पकड़े गए, इनसे देख ले क्या बातचीत करनी। क्लाइव ने कहा ठीक। क्लाइव ने इन दोनों के साथ में इलाहाबाद में 2 संधियां की, जिनको हम इलाहाबाद की संधियों के नाम से जानते हैं, ट्रीटीज ऑफ इलाहाबाद के नाम से जानते हैं उनको, जिनमें एक संधि शाह आलम सेकंड के साथ की गई और एक संधि सुजाउद्दौला के साथ की गई। आप कह सकते हैं कि जब 3 लोग थे तो 3 संधियां क्यों नहीं की गई, पर तीसरा तो भाग गया। तीसरी संधि की किससे जाए? 2 बंदे बैठे थे, दोनों के साथ में संधियां की गई। पहले क्लाइव ने कहा मुगल बादशाह को भेजो, नाम मात्र का ही है पर मुगल बादशाह तो है, इसको भेजा जाए। और मुगल बादशाह के साथ में 12 अगस्त 1765 को संधि की गई क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच। और पहले क्लाइव ने शाह आलम सेकंड को पूछा
कि सालम सेकंड पहले तू ये बता, तो लड़ाई करने आया ही क्यों था? सालम सेकंड ने कहा साहब इन्होंने मरा दिया मुझे, तो इस मीर कासिम ने सुजाउद्दौला ने कहा था रहने का प्रबंध कर देंगे। मतलब तेरे पास रहने की जगह नहीं है। साहब अब रुलाओ मत यार, ऐसी बात याद मत दिलाओ, तुम मुगल बादशाह हो यार। अरे का अंदर की बात यह है कि मैं नाम मात्र का मुगल बादशाह हूँ, मेरे को मेरे रिश्तेदार दिल्ली में घुसने नहीं देते और मैं तो इधर उधर भटकता रहता हूँ, तो तुम्हारे रहने की कोई तो जगह, घुसने का डांग मत डेरा है, कोई रहने की जगह नहीं है मेरी। क्लाइव ने कहा यार फिर मैं तेरे रहने की जगह कर देता हूँ, मैं इधर रहने की जगह कर दूं, तो उसने कहा साहब दूधो नाव पुतो पड़ो, इससे अच्छा तो हो ही क्या सकता है, तेरे को तमाम आशीर्वाद में दूं। और क्लाइव ने कहा कि मैं तेरे को 2 जिले दे देता हूँ, एक तो इलाहाबाद और एक कड़ा, 2 जिलों के अंदर तू रहेगा। इलाहाबाद और कड़ा के 2 जिले दिए जाएंगे। सालम सेकंड ने कहा रिपीट करना क्या कहा? उसने कहा रहने के लिए हम 2 जिले दे रहे हैं तेरे को, एक तो इलाहाबाद जो हम बैठे हुए हैं ये जिला तेरे को देंगे, एक कड़ा पास में एक जिला और पड़ता था ये जिला तेरे को दे देंगे, दोनों जिले तेरे। ये वाली जो भूमि थी इलाहाबाद और कड़ा, ये अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास में हुआ करती थी। सालम सेकंड इस बात को जानता था। सालम सेकंड हंसा और सालम सेकंड ने हंस के क्लाइव को कहा मेरे माथे पे तेरे को सी लिखा हुआ थोड़ा दिखता है यार, इलाहाबाद और कड़ा तुम्हारे पास तो है ही नहीं, तो मेरे को कैसे दे दोगे? सुजाउद्दौला क्या है वो, मैं टाबर नहीं हूं, घर नहीं है, वो बात दूसरी है, बुद्धि है, धान खाता हूं। क्लाइव ने कहा चुप रहे यार, तुम हमने कान दे देंगे, मान ले एक बार दे देंगे। उसने कहा माना कि यूं तो मैं ये भी मानता हूं भारत का मुगल बादशाह पर हूं तो नहीं। क्लाइव ने कहा शांत बैठ तू ये बता कि तू यहां रहेगा तो 12 महीने में तेरा खर्चा कितना है? उसने कहा ये भी दोगे आप? क्लाइव ने कहा पक्का खर्चा भी देंगे। उसने कहा देख लो अब थोड़ा रोटी पड़ी ढंग से हो जाए, मुगल बादशाह की थोड़ी इज्जत बची रहे, सही इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साधु भूखा ना रहे, घर आया हुआ भी कोई भूखा नहीं रहे, कुटुंब का भी इज्जत बची रहे, ऐसा कुछ कर दो। क्लाइव ने कहा 26 लाख रुपए 1 साल के देंगे। उसने कहा या अल्लाह इतने रुपए भी होते हैं 1 साल? अरे और दे दोगे आप? कहा पक्का। ऐसे नहीं करोगे इलाहाबाद और कड़ा माना कि वैसे तो नहीं करोगे? अरे क्लाइव ने कहा विश्वास रख, पर तेरे को एक कागज पर साइन करने पड़ेंगे। सालम सेकंड ने कहा बताओ क्या लिखा हुआ कागज पर? नहीं बताएंगे नहीं, साइन कर फिर बताएंगे। सालम सेकंड ने कहा करवा लो कोई बात। क्लाइव ने कागज दिया, कागज पर साइन करवाया। क्लाइव ने कहा तुझे पता है इस पर क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? इस पर यह लिखा हुआ है कि मैं मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड घोषणा करता हूं कि आज के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सारे रेवेन्यू राइट्स अंग्रेजों को दिए जाते हैं, सारे राजस्व अधिकार या दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दिए जाते हैं। तूने हमें पूरा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू दे दिया है। सालम सेकंड मुस्कुरा कहा यार क्लाइव इतनी देर में तेरे को चालाक समझ रहा था, पर मुझे लगता है तू बहुत बड़ा है। क्लाइव ने कहा कैसे? उसने कहा जो तूने लिया ना मेरे से बंगाल, बिहार और उड़ीसा, कहा ये मेरे पास है ही नहीं। तुम ठीक समझा करते हो यार, जो तुम्हारे पास नहीं है वो मुझे दे रहे हो, जो मेरे पास नहीं है वो मेरे से तुम ले रहे हो। क्लाइव ने कहा तो चुप बैठा है, ये सब कुछ तेरे को दे दिया जाएगा। सालम सेकंड को को विश्वास ही नहीं हो यार ऐसा भी करेंगे कुछ। ठीक है अब तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। तो इलाहाबाद की पहली संधि क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच, मुगल बादशाह को इलाहाबाद और कड़ा के 2 जिले दिए जाएंगे, मुगल बादशाह को खर्चे के लिए 26 लाख रुपए दिए जाएंगे और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कंपनी को दिए जाएंगे। फिर क्लाइव ने उसको बुलाओ, सुजाउद्दौला को बुलाओ, कई देर हो गए मुर्गे बने हुए इसको बाहर। 4 दिन बाद, इस संधि के 4 दिन बाद 16 अगस्त को, वो 12 अगस्त को, ये 16 अगस्त को, इलाहाबाद की दूसरी संधि क्लाइव के और सुजाउद्दौला के बीच। सुजाउद्दौला कौन है? तो अवध के नवाब। सालम सेकंड को तू खड़ा जा, तू बैठ भाई, सुजाउद्दौला तेरे पे बैठ। सुजाउद्दौला का पहले तू ये बता तू क्यों लड़ा था? उसने कहा साहब मीर कासिम ने कहा था कि एक धर्म के लोग हैं, हमारा साथ दें, बकरे की माँ कब तक खीर बनाएगी, ऐसे डायलॉग दिए थे तब लड़ लिया था, गलती हो गई साहब, आइंदा से नहीं करूंगा ऐसा, आप जो कहोगे वो कर लूंगा। पक्का? पक्का। तेरे पास 2 जिले हैं, एक इलाहाबाद और एक कड़ा। उसने कहा इलाहाबाद में साहब बैठो, मेरी जमीन है, कड़ा ये पास वाला, बोलो क्या करना है, इसको दे दे, सालम सेकंड को दे दे। उसने कहा पक्का आप जैसे कहोगे वैसे दे देंगे। तो इलाहाबाद और कड़ा दोनों उससे लिए और सालम सेकंड को दे दी। और सालम सेकंड को आप तो भरोसा है? उसने कहा यार मुझे तो लगा ही नहीं था तुम ऐसा भी कर सकते हो। पर अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस देखिए, क्योंकि 4 दिन पहले पता था ये तो छीन ही लेंगे, इनकी इतनी औकात नहीं है कि हमको मना करेंगे। फिर उसको और कहा कि मीर कासिम का समझ में आता है हमारे कि उससे हमारी लड़ाई चल रही थी इसलिए वो लड़ा। सालम सेकंड का समझ में आ गया कि बापड़े के पास रहने की जगह नहीं थी इसलिए लड़ा। तू फालतू में लड़ा हमसे, इसलिए 50 लाख रुपए दे, वो कंपनसेशन दे, युद्ध हर्जाना दे। उसने कहा साहब ले लो आप 50 लाख रुपए दे। तो नवाब पर 50 लाख का युद्ध हर्जाना लगाया, 50 लाख में से 26 लाख निकाले और सालम सेकंड को दे दी। सालम सेकंड ने कहा वेरी गुड यार क्लाइव, वेरी गुड। और उसने कहा तुम बहुत भला आदमी है, मैं फिर तेरे को एक बात समझाना चाहता हूँ कि हाँ बताओ कि तुमने मुझे कहा इलाहाबाद और कड़ा देंगे, दे दिए, थैंक यू। तुमने मुझे कहा कि 26 लाख रुपए साल के खर्चे के लिए दे दिए, देंगे, वो भी दे दिए, और थैंक यू। पर यार वो ना बंगाल, बिहार, उड़ीसा मेरे पास नहीं है सच में, मैं तो खुद भी वहां से टैक्स नहीं लेता। क्लाइव ने कहा बोला तू है, टैक्स हम ले लेंगे। ये बात तू जानता है कि मुगल बादशाह के पास कुछ भी नहीं, ये बात हम जानते हैं कि मुगल बादशाह के पास कुछ भी नहीं। इस देश की जनता नहीं जानती, इस देश की जनता अब भी जानती है कि भारत में मुगलों का शासन है और सारे लोग मुगलों के नाम पर शासन करते हैं। अब हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जाकर लोगों कहेंगे कि हमें टैक्स दो, लोग कहेंगे क्यों, तुम्हें क्यों दे? हम कहेंगे हमें मुगल बादशाह ने कहा तेरे नाम से कमा के खा लेगा, तो चुपचाप बैठा रहे यहाँ पर। उसने कहा यार क्या समझदारी दिखाई आप लोगों ने। अब सुजाउद्दौला को कहा कि जब तू यूं जबरदस्ती लड़ने के लिए आता है तो आज के बाद में तू सेना नहीं रखेगा। तो उसने कहा कल को यदि मेरे पर किसी ने अटैक कर दिया तो जिम्मेदारी हमारी, हम ध्यान रखेंगे, अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी को दे दी जाएगी।
तेरी जिम्मेदारी हम ले लेंगे। अगली लाइन पढ़ना, अगली लाइन और समझ आएगा। इस प्रकार अवध को बफर स्टेट बना दिया गया। बफर स्टेट क्या होता है देखना। कंपनी के पास बंगाल, अब इधर तो कंपनी अधिकार कर चुकी है, बंगाल के ऊपर तो सारे रेवेन्यू राइट्स लिखवा चुकी है। इसके पास में अवध, अवध के आगे वाला इलाका, एमपी वाला इलाका, इधर नीचे महाराष्ट्र वाला इलाका, ये सब मराठों के पास। आगे और आपको पंजाब की तरफ और जाओ आगे तो उधर अफगानों का कब्जा, एमएस अब्दालीन जो है उनका कब्जा कहीं ना कहीं चल रहा है आगे। कंपनी एक बात जानती थी कि मुगल भारत के अंदर खत्म हो चुके हैं, मुगल हमको टक्कर नहीं दे पाएंगे। और ये देख लो मुगल बादशाह की हालत ये है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को टक्कर देने के लिए आया था, 2 घंटे में जाके अंग्रेजों के पैरों में पड़ गया था। तो भारत में यदि कोई अंग्रेजों को टक्कर दे सकता है तो वो कौन है? तो मराठे, मराठे टक्कर दे सकते हैं। अब यदि मराठों का हमला होता है अंग्रेजों के साथ तो लड़ाई कहां होगी? बंगाल, क्योंकि अंग्रेज कहां बैठे? बंगाल के अंदर। तो मराठे बंगाल पर अटैक कर सकते हैं। अंग्रेज बहुत शाने थे, बाणीय थे। अंग्रेज ये कभी नहीं चाहते थे कि वे स्थान जहां पर हमारा व्यापार होता है वहां पर लड़ाई हो। एक बहुत अच्छी चीज होती है कि हमेशा आप अपना युद्ध का क्षेत्र अपने क्षेत्र में मत चुनिए, दुश्मन के क्षेत्र में चुनिए। कि जहां लड़ाई हो रही है वो एरिया आपका नहीं होना चाहिए, वो एरिया उधर वालों का होना चाहिए। क्योंकि यदि आपके एरिया में लड़ाई होगी तो वहां का जो जनजीवन, व्यापार वाणिज्य, उद्योग, कृषि सब कुछ प्रभावित होगा। अंग्रेज ये कतई नहीं चाहते थे कल को मराठे अवध पर कब्जा करके बंगाल आ जाए। मराठे पावरफुल हो रहे हैं, वो कभी अवध पे कब्जा कर लेंगे। अवध पे कब्जा करेंगे तो अवध की और बंगाल की सीमाएं मिलेगी, और अवध की और बंगाल की सीमाएं मिलेगी तो मराठों के अंग्रेजों के बीच में कभी भी टक्कर हो सकती है। मराठे बंगाल में इंटर हो सकते हैं, हमारे व्यापार वाणिज्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा नहीं किया, पर अवध में अपनी सेना छोड़ दी। अब कभी यदि मराठे इधर बढ़ने की कोशिश करते हैं तो अंग्रेज उनको अवध में रोक लेंगे। अब अवध एक बफर स्टेट, आप यूं कहिए कि नेपाल और भूटान, भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट। तो अवध को हम लोगों ने बफर स्टेट बना दिया था। ये अंग्रेजों की बड़ी जोरदार नीति थी कि अपने जहां पे व्यापार वाणिज्य वाले क्षेत्र है उसके चारों तरफ कुछ क्षेत्र ऐसे होने चाहिए जहां पर अपना प्रभाव। वॉरेन हेस्टिंग्स इस नीति को आगे और क्लियर करता है और वो इसको कहता है घेरे की नीति। अपने चारों तरफ घेरा बना लिया जाए, रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी, घेरे की नीति। तो शुरुआत तो इसकी क्लाइव कर देता है एक तरीके से, जब वो अवध को बफर स्टेट बना देता है। पर इसको ढंग से बाद में लागू किसी ने किया था तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, और उसने अपने साम्राज्य के चारों तरफ इस प्रकार के बफर स्टेट बनाए थे। मुझे याद एक बार एक प्री में क्वेश्चन था कि कौन से गवर्नर जनरल ने घेरे की नीति अपनाई थी, तो वॉरेन हेस्टिंग्स घेरे की नीति अपनाता है। या कोई कहे कि कौन सी संधि के अंदर बफर स्टेट या घेरे की नीति हमें दिखाई देती है, तो इलाहाबाद की संधि में क्लाइव वाले के अंदर इसका कहीं ना कहीं अपने को पूर्वानुमान लगता है। ढंग से एज ए पॉलिसी एडॉप्ट कोई करता है तो वॉरेन हेस्टिंग्स कर लेता है। तो अवध क्या बना दिया? बफर स्टेट। पर बंगाल का भी कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए। मीर कासिम तो भाग गया, क्या करे? तो कहा बंगाल में अब क्या किया जाए? तो कहा बंगाल में अंग्रेजों का कब्जा हो जाए सीधा सीधा। पर अंग्रेज इंटेलिजेंट थे कि यार एक तो कब्जा हो जाएगा, सीधा सीधा कब्जा कर लेंगे तो इतने कर्मचारी वगैरह कहां से लाएंगे काम करने के लिए? अपने पास तो कर्मचारी भी नहीं। सीधा सीधा कब्जा करेंगे तो इंडियन पब्लिक को लगेगा कि ये तो कब्जा कर रहे हैं, इसलिए अपने तो पीछे रहो, आगे मुखोटा को दूसरा रखो, मास्क दूसरा होना चाहिए। अपने सोनिया गांधी रहो, आगे मनमोहन सिंह लेके आओ। तो क्लाइव ने कहा किसको बनाया जाए? ऐसा नवाब बना दिया जाए जो कठपुतली अपनी सारी बात माने। तो क्लाइव ने कहा मीर जाफर कहां गया? मैं पिछली बार बना के गया था, वो अपना गिद्दड़ है। लोगों ने कहा यार पर तेरे जाते उसने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे, वो डचों के साथ मिलकर हमें बाहर निकाल रहा था। क्लाइव ने कहा कोई बात नहीं, टेढ़ा है पर मेरा है, वापस लाया जाए मीर जाफर को। क्लाइव ने एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। पर मीर जाफर तब तक बूढ़ा हो चुका था। थोड़े दिन में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, तो मीर जाफर के बेटे को बना देते हैं नजमुद्दौला। कहा साहब नजमुद्दौला है। किसी भी राज्य में 2 पावर होती है, एक तो प्रशासनिक, एक रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब पहले राजाओं के 2 काम होते थे, जनता से टैक्स लेना, बदले में जनता की रक्षा करना, या जनता का प्रशासन चलाना। तो टैक्स लेने वाले मामले को तो बोलते थे रेवेन्यू, या उनको बोलते सिविल, या हिंदी में बोलते दीवानी या राजस्व। और प्रशासन चलाने का मतलब कानून व्यवस्था का ध्यान रखना, तो लड़ाई टंटे हो जाए तो उनके बीच में सुलझा देना। इनको एग्जैक्टली सब तो बोलते थे निजामत, या आपने हिंदी में बोलेंगे तो प्रशासनिक कह दो, इंग्लिश में बोले तो एडमिनिस्ट्रेटिव कह दो। तो 2 प्रकार के राइट होते, एक दीवानी राइट होते थे और एक निजामत के राइट हुआ करते थे। दीवानी राइट तो कंपनी मुगल बादशाह से लिखवा के लाइक हम लेंगे, मतलब टैक्स तो पूरा हम लेंगे, पर टैक्स लेके कौन आएगा, ये प्रशासन का ध्यान कौन रखेगा? तो कंपनी ने कहा ये भी हम इंतजाम करेंगे, और कहा टैक्स तो हम लेंगे, प्रशासन का सारा मामला नवाब देखेगा। तो नवाब ने कहा जब टैक्स पूरा आप ले लोगे, प्रशासन मैं देखूंगा, तो प्रशासन का खर्चा होगा वो कहां से आएगा? कि हम तेरे को 53 लाख रुपए दे देंगे। इस प्रकार क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन लागू कर देता है। द्वैध शासन, ड्यूअल रूल, मतलब रूल को 2 भागों में तोड़ दिया गया। आधी शक्तियां अंग्रेजों के पास में, आधी शक्तियां नवाब के पास में। अब अंग्रेजों के पास कौन सी शक्तियां? तो रुपए पैसे वाली। नवाब के पास में कौन सी? तो प्रशासन वाली। तो यहाँ पर एक चक्कर है, चलेगी उसकी जिसके पास रुपए पैसे होंगे। नवाब को तो 53 लाख रुपए वो दे रहे हैं, तो नवाब काम कर रहा है। इसका मतलब काम तो कर रहे हैं नवाब, पैसे ले रहे हैं अंग्रेज। ये इसको मैं और अच्छे शब्दों में कहूं तो अंग्रेजों के पास में राइट्स है पर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नवाब के पास में रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट्स नहीं है। अधिकार विहीन उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व विहीन अधिकार का संगम था ये एक तरीके से, ड्यूअल रूल। जो रेवेन्यू राइट्स है वो तो दे दिए गए कंपनी को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स है वो दे दिए गए नवाब को। राइट्स विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट राइट। कोई पूछेगा कि बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? तो क्लाइव ने लागू किया था, 1765 में लागू किया था, बक्सर के युद्ध के बाद लागू किया था, नजमुद्दौला के टाइम में लागू किया था। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए कंपनी ने नवाब को प्रति वर्ष 53 लाख रुपए दी। मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जितने भी रुपए आएंगे उनमें से 26 लाख रुपए तो मुगल बादशाह ले लेगा, 53 लाख रुपए नवाब ले लेगा, पैसे टके रखेंगे बाकी सारे के सारे अंग्रेज। 1772 में बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है वॉरेन हेस्टिंग्स।
तो उसने खत्म करो रे, क्या है कि नवाब, तो उसने नवाब बनाने बंद किए। तो साहब प्रशासन का हमको देख ले, इसको किस बात के रुपए देने। तो शुरुआत में कई दिनों तक नवाब को मुखौटे के रूप में रखा, फिर उन्होंने उस मास्क को उतार के फेंक दिया। अंग्रेज जब अपने असली रंग के अंदर थे, वो बंगाल पर कब्जा कर चुके थे। 1765 से 72 तक द्वैत शासन रहा था, इसे लागू क्लाइव ने किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स जिसको खत्म कर देता है। कालांतर में अंग्रेजों का गवर्नर जनरल आया था कॉर्नवालिस, वो कहता है कि 1765 से 72 तक जो बंगाल के अंदर गवर्नमेंट थी, उससे नीच, उससे भ्रष्ट, उससे करप्ट गवर्नमेंट मैंने दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ईयर में, किसी भी काल के अंदर नहीं देखी। और किसी भी राज्य की शक्तियों को, किसी भी राज्य की पावर को आप जब दो बराबर टुकड़ों में डिवीजन करने की कोशिश करते हैं, जिनमें एक के पास राइट्स और एक के पास रिस्पांसिबिलिटी है, तो वो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा पूरी तरीके से। जैसा कि हम पबेट के अंदर पढ़ते हैं कि वो दो मुंह वाले बेल के समान हो जाता है, जो इधर उधर चलने की कोशिश कर देते हैं, सिस्टम पूरा खत्म हो जाता है। यहाँ पर अंग्रेजों ने कुछ वैसा ही किया था। तो ये द्वैत शासन याद रखना। बंगाल का अंतिम नवाब था मुबारकुद्दौला, उसके टाइम में वॉरेन हेस्टिंग्स इसको पूरी तरीके से खत्म कर देता है। बंगाल सबसे अधिक धन वाला प्रदेश था। अंग्रेज वहां से क्या क्या किया करते थे, तो अंग्रेज वहां से सुगर का व्यापार करते थे, सिल्क का व्यापार किया करते थे, और सोरे का व्यापार किया करते थे। स्पेलिंग सही नहीं लिखी हुई, टीआरई होना चाहिए। साल्ट पीटर बोलते हैं, सोरा, इसका बिजनेस करते थे। यहां मैं कहूं तो ट्रिपल एस आई, शुगर, सिल्क और साल्ट पीटर। मुझे याद एक बार आईएएस में क्वेश्चन था कि अंग्रेज बंगाल में किस किस चीज का बिजनेस किया करते थे, तो याद रखना बेसिकली बड़ा जो बिजनेस था इन चीजों का किया करते थे। शक्कर का करते थे, रेशम का करते थे, सोरे का किया करते थे। इस प्रकार अंग्रेज बंगाल पर कब्जा करने के अंदर सफल हो गए। भारत का सबसे धन वाला जो प्रदेश था, वो अब अंग्रेजों के पास आ गया था। हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों ने मुगल बादशाहों को समाप्त कर दिया था। हालांकि वो तो संघर्ष ही नहीं कर पाए थे। मराठों का संघर्ष हमने पढ़ा कि किस प्रकार 3 युद्धों के द्वारा मराठों का संघर्ष खत्म कर दिया गया। भारत की सबसे पूर्वी रियासत और धन वाली रियासत जो है बंगाल, उसको खत्म कर दिया गया। आगे हम 2 रियासतें और पढ़ेंगे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था, जिनमें एक थी मैसूर, जिसमें हैदर अली और टिपू सुल्तान पढ़े जाएंगे। एक हम पढ़ेंगे पंजाब, जहां के महाराजा रणजीत सिंह के मरने के 10 साल के भीतर 2 युद्धों के द्वारा डलहौजी जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य में पंजाब को विलय कर लेता है। उसके बाद हम गवर्नर जनरल पढ़ने शुरू करेंगे। थैंक यू।